से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम कमाई का अड्डा। सीबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से नजरें रहेंगी पहले हेडलाइंस पर। डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ। डेट म्यूचुअल फंड में संशोधन लोकसभा में हुआ पास। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और साथ ही इंडेक्सेशन का नहीं मिलेगा फायदा। HDFC AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, UTI AMC में करीब 3 से 5% की गिरावट। FNO में ट्रेडिंग होगी महंगी। फाइनेंस बिल में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का ऐलान। ऑप्शन बेचने पर 23.5 तो फ्यूचर्स में करीब 25% ज्यादा देनी होगी STT। हालांकि फाइनेंस बिल में उल्लेख किए गए ऑप्शन राइटिंग पर STT को लेकर अभी भी कंफ्यूजन कायम। बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। निफ्टी इस बीच 17,050 के ऊपर टिकने की कोशिश में। आज बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया दबाव। वहीं रियल एस्टेट, मेटल और ऑटो स्टॉक्स भी कमजोर। एसेंचर के शानदार नतीजों से IT शेयरों में जोश। IT इंडेक्स करीब 1% ऊपर। LTIMindtree परसिस्टेंट करीब 2% ऊपर। इन्फोसिस, TCS जैसे दिग्गजों में भी खरीदारी कायम। और कैंपस एक्टिव वेयर में 2.43 करोड़ शेयरों में हुए बड़े सौदे। TPG के शेयर बेचने की उम्मीद। स्टॉक आज 8% फिसला। और आज शाम होगी कैबिनेट और CCA की बैठक। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने पर फैसला मुमकिन। भारतीय बाजारों के लिए आज ये फ्राइडे का सत्र काफी एक्शन पैक्ड साबित हो रहा है। ट्रेड के लिहाज से नहीं, लेकिन खबरों के लिहाज से। सुबह वो डेट म्यूचुअल फंड में संशोधन जो आएगा और इंडेक्सेशन के जो बेनिफिट्स थे वो गायब होते हुए दिखाई दिए। आज दोपहर में STT में जो चेंजेस आए हैं उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आएगा, क्योंकि सरकार ने मन तो बना लिया है कि STT बढ़ाया जाए, लेकिन जिस बेस पर वो STT अमेंडमेंट के लिए लोकसभा में पेश हुआ वो बेस इनफैक्ट पुराना है। करंट बेस 5,000 के आसपास का है। इस पूरे कंफ्यूजन के बीच अगर आप ध्यान दें, मार्केट्स में दबाव देखने को मिला है। निफ्टी बैंक के नजर डालेंगे तो वहां पर आपको लगेगा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, शांत ट्रेड है। लेकिन जो ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और जो ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है वो मिड कैप इंडेक्स में है, जो इस समय करीब 209 अंकों की गिरावट पर कारोबार करता हुआ। तो पेन यहीं पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बड़े दिनों बाद नेगेटिव होती हुई 1:2, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा स्टॉक्स है, जहां पर हमने देखा है बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। सुबह में सिचुएशन ओपनिंग पर इतनी खराब नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा है वैसे वैसे वो गैप और जो डिफरेंस है तेजी और मंदी वाले ट्रेड्स के बीच, खासतौर से छोटे मझोले काउंटर्स में, वो बस वाइडन ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हम आपको हेडलाइन में बता रहे थे, मेटल काउंटर्स, रियल एस्टेट स्टॉक, सरकारी बैंक, इन सब की तरफ से दरअसल दबाव बनता दिखाई दिया है। एक ही कंपार्टमेंट है तेजी का और वो है टेक्नोलॉजी काउंटर्स। अब सवाल ये है कि 17,035 पर फिर क्लोजिंग के लिए क्या ट्रेड लिया जाए, और निफ्टी बैंक भी आपको क्या इशारा करके दे रहा है। वीरू, गुड आफ्टरनून। क्लियरली नैरो बैंड, लेकिन काफी ज्यादा एक्शन प्राइस वाइज देखने को मिला है, स्टॉक स्पेसिफिकली एंड मोर इंपॉर्टेंटली न्यूज स्पेसिफिकली। क्लोजिंग के लिए क्या रणनीति होगी? हर्षिता, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि क्या आप बजट डे को मिस कर रही हैं? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, न्यूज रूम में बैठे बैठे कम से कम। बस बजट डे में ये था वीरू कि कंफ्यूजन नहीं था। हाँ, 7:30 से लेकर अब हो गया 2:01। ऐसा लग रहा है कि बजट डे पार्ट 2 चल रहा है यहाँ पर। वाकई एक के बाद एक खबरें। और हाँ, STT को लेकर और दैट ऑप्शन राइटिंग, हर्षिता, मेरे ख्याल से वो कंप्लीटली जो वो, जहाँ तक मेरा मानना है, वो रकम जो है वो जब संशोधित होकर आएगी वो 6100-6200 रुपये होगी, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स ने पिछले 3-4 साल में पैसा बनाया है, प्लस ऑप्शन राइटर्स का ये बाजार रहा है हर्षिता।
तो फ्यूचर्स सेल पे जो बढ़ोतरी की गई है वो तो खैर बिल्कुल क्लैरिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मेरे ख्याल से जब ये डिजिट इंप्रूव होके आएगी, संशोधित होके आएगी, अब उसका प्रोसीजर क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, बट वो रकम कम करीब करीब 6200 रुपये के आसपास होगी, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स की इंडियन मार्केट्स में पिछले कुछ वर्षों में बहुतायत है। और ये अगर आंकड़ा 5000 से करीब करीब 6200 भी जाता है तो मेरे ख्याल से उसका रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी सिंस दे आर यूजिंग ऑप्शन फॉर राइटिंग, बट हर्षता इस मार्केट ने बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। यकीन मानिए, पहले लॉट साइज करीब 5 लाख के हुआ करते थे, इट्स नाउ 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख राइट नाउ, बट सब एब्जॉर्ब हो गया। मेरे ख्याल से इसका बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस संशोधन का इंतजार है। रही बात अब इंडिसेस की, कैसे अप्रोच करें। देखिए, सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। मैं 17,020, 17,000 और इवन 16,990 पे एक बायर रहूंगा, और मुझे उस 100 पॉइंट का 150 पॉइंट पे फोकस करना है, और वो मुझे सुबह से कई बार मिल चुके हैं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को देखिए ना आप, हमारा बेस क्या था, 39,450, 350, वहां से हमें कई बार शूटअप मिला टूवर्ड्स 800। हालांकि मैं सोच रहा था कि ये 40,000 तक मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। बट मेरे व्यू में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी कोई बदलाव नहीं है। पहले मैं जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स से शुरू करूं। दे आर बिल्कुल फ्लैट है, इस वक्त करीब हार्डली 9 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक बार स्टैट्स लेके आइए, पहले निफ्टी के स्टैट्स लेके आइए। निफ्टी के स्टैट्स क्या कहते हैं, देखिए, जब हम कल एक्सपायरी की तैयारी कर रहे थे, मतलब हम नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे थे, तो 17,000 और 17,100 और 16,900 ये पुट राइटर्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खड़े थे। हर्षता, आज भी अगर आप देखिए तो 17,000 के पुट का आउटस्टैंडिंग वाई इट्स 1.15 CR, जहां करीब 55 लाख पुट जुड़े। तो मेरा अभी ये कहने का कोई तर्क नहीं है, और ना मन है, ना आई थिंक मैं वो कॉन्फिडेंस ग्रिप कर पा रहा हूं कि मैं शॉर्ट जाऊंगा। नो, नॉट एग्जैक्टली। मेरा ट्रेड की थीम रहेगी बाय द डिप्स टिल वी हैव 16,961 एंड 17,020 ऑन द स्क्रीन। ऊपर नो डाउट कॉल राइटर्स हावी हुए हैं 17,200 पे, 100 पे, तो 17,120, 17,100 और 17,155 ये आपका एग्जिट जोन रहेगा। बट हर्षता, इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स ग्रैब करके बैठे हैं, और 3 सेशन से ये हो रहा है। पर ट्रेड की थीम वही रहेगी। लेट्स ब्रिंग निफ्टी बैंक नाउ। निफ्टी बैंक पे हमें अच्छा 300 पॉइंट का स्विंग मिला, और मैं फिर कह रहा हूं कि बतौर ट्रेडर लेवल्स पे ट्रेड कीजिए और फटाफट प्रॉफिट लेके निकलिए, फटाफट प्रॉफिट लेके निकलिए। कोई जरूरत नहीं है एक डायरेक्शन में ज्यादा ओवर कमिटेड रहने की। लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कहते हैं इस वक्त, और जरा 3 कॉल्स और 3 पुट्स दिखाइएगा। 40,100 पे हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है, और 40,000 पे हमारा कॉल राइटर है, जहां पे कल भी क्लोज के मुताबिक करीब 35 से 37 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई था। नाउ लुक एट 40,000 हर्ष था, यहाँ पे करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 39,800 पे कॉल राइटर हावी हुआ है, 40,100 पे भी हुआ है। तो अभी भी इस डेटा के मुताबिक 39,800 से लेकर 40,000 की ट्रेजेक्ट्री प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छी होगी। बट लुक एट 39,500, 35 लाख पुट जुड़ी और 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। ट्रेड की थीम वही रहेगी, बाय द डिप्स टिल वी हैव फर्स्ट बेस इन द स्क्रीन। वो आवाज़ की ट्विटर हैंडल पे और साथ ही साथ मेरी मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी पे मेंशन है, उस बेस को यूज़ कीजिए। और हर्षदा, ये निफ्टी के ऑप्शंस के स्टैट्स देखिए, सरकार ने एसटीटी ऑन ऑप्शन राइटिंग क्यों बढ़ाया है वो आपको नजर आ जाएगा। 17,100 की कॉल, आउटस्टैंडिंग वाई 1.5 करोड़ और पुट का 1.25 करोड़। क्यों बढ़ाया है आपको समझ में आ जाएगा। हर्षदा, स्टॉक्स पर फिलहाल फोकस करते हैं, जहां पर मिड कैप्स में प्रेशर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 236 अंकों की गिरावट, और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अब 80 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी बैंक आ चुका है, तो 39,538 के लेवल्स पर डे लो से दूर है, लेकिन उसी तरफ खिसकता हुआ धीरे धीरे करके। याद रखिएगा, आज इंट्राडे में निफ्टी ने 17,000 को ब्रीच किया था। इस समय हम सिर्फ 17,023 के लेवल्स पर आ चुके हैं, तो दबाव बन रहा है। अब वही क्विकली आपके लिए ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखाते हैं। वो स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है सबसे ज्यादा बिकवाली और तेजी की पोजीशंस आई है। मंदी का दिन है, तो आपके लिए लूजर्स पहले स्क्रीन पर आ जाएंगे। अदानी एंटरप्राइजेज आज फिर लड़खड़ाया, करीब 2% नीचे, लेकिन बजाज फिनसर्व और फाइनेंस ये सबसे ज्यादा पिटने वाले स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट जो सुबह में हमारे जानकारों ने इस पर शॉर्ट के कॉल्स दिए थे, उन लेवल्स के काफी करीब ही ये स्टॉक्स आ रहे हैं। टाटा स्टील में भी आज हमने देखा है काफी ज्यादा वीकनेस, करीब 2% नीचे। पूरे मेटल स्पेस में हमने देखा है कमजोरी। मेटल्स की बात करें तो जेएसपीएल भी आपकी स्क्रीन पर आ गया, वहां बायोकॉन में भी करीब 3% का नुकसान है। लेकिन जो सुबह की खबर थी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का जो डेट वाला एक्सपोजर है
उस बिजनेस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंडेक्सेशन का फायदा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो मिल रहा था डेट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का, वो अब सरकार वापस लेती हुई दिखाई दे रही है अमेंडमेंट के बाद। तो एएमसीज में दबाव। आज टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कंट्रोल में है एक्सेंचर के नंबर्स के बाद, जहां पर गाइडेंस भले ही कम हुआ है लेकिन अपर बैंड का गाइडेंस सिर्फ 1% घटाया, और जो Q2 के नतीजे आए हैं वो दरअसल उम्मीद से बेहतर है। इन्फी टीसीएस इसी बेसिस पर भागे, लेकिन टीसीएस अब शांत। इन्फोसिस में 1% का इजाफा। हैल देखिए 2600 के ऊपर निकलता हुआ। कल नॉन रिटेल का पोर्शन पूरा भरा। आज रिटेल के लिए मौका है ओएफएस में पार्टिसिपेट करने का, और इंटरेस्ट दिख रहा है स्टॉक में। 4% से ज्यादा की तेजी। और फार्मा में भी आज हमने देखा है करीब 3% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज थोड़ी सी तेजी की पोजीशन आई है, वरना ओवरऑल मार्केट का मूड जो है वो हल्के से दबाव में ही दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। शेर खान भाई बीएनपी पारिबा के संजीव होता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स पर राय देने के लिए, और फिर टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, समित चौहान और प्रदीप होटचंदानी। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में आज नजरें सोनाटा सॉफ्टवेयर के सीएफओ जगन्नाथन चक्रवर्ती पर रहेगी। इन्होंने हाल ही में अपडेट दिया था कि एक रिटेल क्लाइंट की तरफ से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और ओवरऑल एक्सेंचर के नंबर्स से जो फीलर्स मिले हैं उस पर भी एक व्यू लेंगे। 4 का चौका के लिए भी तैयार रहिएगा। मानस लेकर आएंगे सस्ता ऑप्शन, एफएनओ का सुपरस्टार प्रदीप होटचंदानी से समझेंगे। चार्ट का चमत्कार समित चौहान से लेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए संजीव होता है। 2:50 पर निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे। डीलिंग रूम का भी जायजा होगा इसी कार्यक्रम के दौरान। तो ये सब आपके लिए आगे हाजिर करेंगे। जी हाँ, तो हर्षदा से अगर आप देखें आपने इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा समझी। से बातचीत करना शुरू करते हैं। गाबा सर हमारे साथ हैं, मानस हैं, राजेश सतपुते हैं, संजीव होता है। मानस, गुड आफ्टरनून। बताइए अपना पहला ट्रेड क्या पिक करेंगे मानस आप? देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है, और बैंकिंग क्षेत्र में कुछ स्टॉक्स जो स्पेशली जो मिड कैप है वहां पर काफी वीकनेस है। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो करंट लेवल्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेने का है, और वो आरबीएल बैंक पे है। 137.50 का एक सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। तो करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी है आरबीएल बैंक में। 141 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये कैश लेवल्स हैं, और 125 रुपए तक के टारगेट्स आपको आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। 125 के लिए आरबीएल बैंक शॉर्ट किया जाए। आपको याद होगा आज जो पहला ट्रेड डिस्कस हुआ है मुनाफे की तैयारी में, वो आरबीएल बैंक था जो गाबा साहब के रेडार पर था। 135 उनका टारगेट, जो नियरली आ ही रहा है। 136.60 के आसपास इस समय ट्रेड, और अब मानस कह रहे हैं ये वीकनेस कंटिन्यू होगी, तो ये मानस का पहला पिक है 125 के टारगेट के लिए शॉर्ट करने की सलाह। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड लेंगे? आफ्टरनून हर्षदा जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी के ट्रेड जो है वो मेरा लॉन्ग साइड का रहेगा, वो रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। सुबह से हमारी नजर है, और जिस तरह से ये पैन आउट हो रहा है पैटर्न, और जिस तरह से इसने पिछले 3 दिन का हाई निकाला है, वो भी ऐसे आप कह सकते हैं स्टिकी एंड स्टफ एक मार्केट में मुझे लगता है यहाँ पे एक कॉल लेना चाहिए। तो 1230 के ऊपर यहाँ पे बाय बनता है, सेम लेवल पे बाय होता है, तो ये स्टॉप लॉस रखे 1215 का, और सामने टारगेट सेट करे 1270 का। तो यहाँ से कम 30-40 रुपए का मूव मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन में आना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन प्लस है 1232.85 पे। प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या होगा? शॉर्ट साइड, और शॉर्ट साइड है पीवीआर। यहाँ पर गिरावट नजर आती है क्लियरली। ट्रेड करें पीवीआर 1520 के आसपास। 1530 का स्टॉप लगा के चले तो लोअर लेवल 1500 के भी देखने को मिल सकते हैं। है वीक पीवीआर। ओके, तो पीवीआर में एक कमजोरी का ट्रेड, मंदी का ट्रेड इस समय आता हुआ, ये क्लियरली वो ट्रेड्स हैं। संजीव होता, आफ्टरनून, बताइए आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? क्या कोई खास ट्रेड तेजी की तरफ? जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून। मैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ ही बने रहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जो फॉल आया था ऊपर से, इट वाज लार्जली ड्रिवन बाय जो ओएफएस का वारंट था, वो अभी चला गया है। जो साइज था वो भी कम रहा जो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था। हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंस्टीट्यूशन का किस तरह से रेस्पॉन्स आया है, और अभी भी देखें ऐसा गिरते मार्केट में जहाँ पे पी एक रीजनेबल लेवल पे हो, उन्हीं के साथ बने रहना चाहिए। अभी भी 15.5 टाइम्स ट्रेड हो रहा है फॉरवर्ड पे,
तो ये एक मोमेंटम ट्रेड भी बन सकता है और रिकवरी आ सकती है। तो HAL में एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूंगा। मुझे लगता है नियर टर्म में और भी 5 से 10% का यहाँ से अपसाइड हो सकता है। ओके, तो हाल में इनफैक्ट इस समय एक अच्छा ट्रेड और हाथों हाथ दरअसल मार्केट ने लिया। OFS में लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया ही है, लेकिन साथ ही कैश मार्केट में भी तेजी की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी है। याद रखिएगा ये वायदे के बैन में है। इस पर गाबा साहब एक टेक्निकल चेक हो जाए, कंसिडरिंग वो OFS का ओवरहैंग अब आउट ऑफ द वे है। 2600 पर अगर कोई खरीद रहा है, किस तरह की अपसाइड की गुंजाइश है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जो इस समय पसंद है होता साहब की? ऐसा है कि मुझे लगता है HAL का कल जो लो देखा था वो बॉटम आउट हो चुका, करेक्शन जो था वो खत्म हुआ, फिर एक अपोज शुरू होना चाहिए। अपसाइड तो अभी ऑन है, ट्रेड करें 2600 का। नियर टर्म में टारगेट HAL के करीब 2700 के नजर आते हैं। हाँ, 2500 का स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि 2500 में इतना जरूरी है। बस साइडवेज मूव भी मिलता है, बाय एंड होल्ड वक्त कीजिएगा, 2700 पॉसिबल है। लेकिन मुझे लगता है जो डाउन मूव मिला है 2925 से 2475 जो कल का लो है, ये एक बॉटम है। अब लगता है अपमूव मिलना चाहिए HAL। अपमूव मिलना चाहिए, अपमूव आ गया है 100 रुपए ऊपर। दरअसल हाल ट्रेड करता हुआ 4% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो OFS का ओवरहैंग हटता हुआ वहाँ पर अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिला और लार्जली मार्केट में यहाँ पर लोगों को पसंद है अकाउंट। चलिए अब आज की बड़ी खबर, आज दोपहर की बड़ी खबर पर आते हैं और वो है सरकार ने जो वायदे के ट्रेडिंग पर रेट्स जो हैं बढ़ाने का फैसला लिया है। फाइनेंस बिल में दरअसल ये अपडेट आया कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन कितना अमाउंट होगा STT का, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। यतिन हमारे साथ है। यतिन, एक चीज तो है कि STT बढ़ रहा है, लेकिन किस लेवल से बढ़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले एक बैकग्राउंड मैं आपको देता हूं। येस्टरडे फाइनेंस बिल के रिलेटिंग अमेंडमेंट आए। आज लोकसभा में वो अमेंडमेंट्स के साथ फाइनेंस बिल 2023 पास हुआ। इसके अंदर जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं STT को रिलेटेड, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को रिलेटेड, यहां आपने सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट देखी। बढ़ोतरी कैसी है? दो चीजों में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले ऑप्शंस और ऑप्शन के प्रीमियम पे जो STT लगती है शॉर्ट सेलर्स को, वो लगभग 23.5% से बढ़ा दी गई। जो फाइनेंस बिल है उसके हिसाब से 1700 रुपए प्रति 1 करोड़ के टर्नओवर के सामने अब 2100 रुपए की STT देनी होगी। कंफ्यूजन यहाँ है। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि मई 2016 में जो रेट था वो 1700 रुपए प्रति 1 करोड़ पे STT लगता था, जो बढ़ा के 5000 रुपए प्रति 1 करोड़ STT हो गई। लेकिन जो फाइनेंस बिल में डिटेल्स आए, वो बढ़ा के जो अमाउंट आया वो आया 2100। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनसे हमने बात की, ब्रोकर्स जिससे हमसे बात की, और NSE पे जो ऑप्शन STT का रेट लिखा हुआ है, उसके हिसाब से अब कंफ्यूजन ये है कि क्या आपको 2100 रुपए देने हैं या आपको 5000 रुपए देने हैं जो एग्जिस्टिंग रेट है, या सरकार ने या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जब ये ड्राफ्ट बनाया तभी कोई टाइप का एरर हो गया जिसके कारण STT बढ़ानी तो थी, लेकिन पुरानी दरों का नोटिफिकेशन जो है सरकार ने अमेंड किया। तो ये कंफ्यूजन पॉइंट है। लेकिन बेस लाइन और बॉटम लाइन यही है कि सरकार का इंटेंशन तो शायद STT को बढ़ाना ही है, और इसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन है वो अभी भी अवेटेड है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ एक क्लैरिफिकेशन आपको आता हुआ दिखाई देगा आज शाम तक। ये पहला पहलू। दूसरा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। जो स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो, यहां पहले STT पर 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे 1000 रुपए देनी पड़ती थी। अब ये 1250 रुपए आपको देना पड़ेगा, यानी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पे 25% ज्यादा STT आपको लगेगी। तो कंफ्यूजन केवल ऑप्शन के प्रीमियम पे जो STT लगती है उस पे है, लेकिन कंफ्यूजन कोई भी प्रकार का नहीं है स्टॉक फ्यूचर्स को लेके। स्टॉक फ्यूचर्स पे क्लियरली 25% की STT हाइक आपको आती हुई दिखाई पड़ी है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, सरकार का इंटेंशन तो STT बढ़ाना है, तो शायद जो 1700 रुपए पे हाइक सरकार ने नोटिफाई की है वो 5000 रुपए पे हाइक आएगी। और अगर आप 23.5% या 25% पकड़ लें तो FNO ट्रेनिंग पे जो 5000 रुपए आपको लगते थे वो लगभग 6000 सवा 6000 रुपए तक आपको अब लगने चाहिए। तो ये करेक्ट मैथमेटिक्स है, लेकिन इस पर ऑफ कोर्स सरकार को भी वो संशोधित लेवल्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे और फिर ये फाइनली लागू होगा। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट दोपहर से इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी और अनमी ने भी कुछ देर पहले क्लैरिफाई किया।
जो ये 1700 का बेस माना गया था वो गलत है, वो बेस वाकई में होना चाहिए 5000 का। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, ये खबर हम पचा रहे हैं, लेकिन एक और खबर आपके सामने आ रही है और ये दरअसल पॉलिटिकल सर्कल्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और ये बहुत बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता दरअसल रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है इस पर्टिकुलर मामले में। एक डेफेमेशन का केस था और उसके बाद उनको जमानत मिली थी, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स और इसके क्या मायने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे साथ नीरज बाजपेयी जुड़ गए हैं। नीरज जी, आज तो बहुत सारी खबरों का दिन है। ये जो केस है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता ही रद्द कर दी गई, इसका बैकग्राउंड क्या है वो समझेंगे, लेकिन इसके मायने क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है दिन की सबसे बड़ी खबर और 2023 की सबसे बड़ी खबर है ये। मार्केट के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त के मतलब अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। वायनाड से वो सांसद हैं, उनकी मेंबरशिप गई। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के पैरा 8 के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई सदस्य 2 साल की सजा मिलती है, उसको कन्विक्ट किया जाता है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। इनको सूरत के एक जिला अदालत ने 2 साल के लिए सजा दी है और उनको डिस्क्वालीफाई इसी आधार पे किया जा रहा है। बैकग्राउंड इसका ये है कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी ने एक सरनेम को लेकर के ये कहा था कि इस सरनेम के सारे लोग चोर होते हैं। इसको लेकर के एक पूर्णेश मोदी नाम के एमएलए थे सूरत में, उन्होंने मुकदमा दायर किया और वो मुकदमा लंबा चला। उसके बाद उसका फैसला आया कल और उस फैसले में अदालत ने इनको दोषी पाया और 2 साल की जो उसमें मैक्सिमम टर्म की पनिशमेंट है वो सुनाया इनको। लेकिन इनको 30 दिन का टाइम दिया गया था कि आप अपनी अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट नहीं है, हायर कोर्ट का मतलब सेशन कोर्ट है। जिला अदालत 2 तरह की होती हैं, तो सत्र न्यायालय है जिसको सेशन कोर्ट कहते हैं, ये उसमें अपील कर सकते थे। लेकिन इस कानून को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में एक आदेश में कहा था कि जब भी इस तरीके के केस में किसी भी नेता को 2 साल के लिए सजा दी जाएगी, द मूवमेंट जजमेंट इज प्रोनाउंस, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स विल स्टार्ट। चाहे वो अपील करे ना करें, करें या ना करें। अगर उसकी, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक कन्विक्शन होता है और एक पनिशमेंट होता है। Correct. अगर आपके कन्विक्शन को अभियांश में डाला गया है तब आप बच सकते हैं। लेकिन इनके केस में इनको बेल 30 दिन की सिर्फ कन्विक्शन, जेल न जाने के लिए दी गई थी कि आप अपील कर सकते हैं। लेकिन कन्विक्शन इनका जो है, यानी दोष जो है इनका, वो लागू था। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट होता है, पार्लियामेंट में इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है और उसमें खाली लोकसभा अध्यक्ष को साइन करना होता है। इसीलिए लोकसभा सेक्रेटरीट ने ये जारी कर दिया। इस बात पे कल काफ़ी डिस्कशन था कि क्या ये अपील का इनको समय मिला है, ये नहीं हो पाएंगे। लेकिन कानूनी पहलू ये कहता था कि जैसे जजमेंट प्रोनाउंस किया गया उसके तुरंत बाद से प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी और ये पूरी उम्मीद थी कि आज ये हो सकता है। अगर ये आज सुबह सेशन कोर्ट में जाके वहां से अपने कन्विक्शन को डिले करा देते तो ये बच जाते, लेकिन शायद उन्होंने किया नहीं होगा, तो इसलिए अब ये डिस्क्वालीफाई होंगे। इसका और एक मतलब ये निकलता है, जो इसके अंदर आएगा, अभी डिटेल जब इसमें निकलेगा, तो ये 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते। 6 साल या 8 साल? कहीं मैं पढ़ रही थी 8 साल हो सकता है। नहीं, 6 साल के लिए। तो 6 साल का मतलब हमेशा जब भी किसी को डिस्क्वालीफाई किया था 6 ईयर्स के लिए, तो आपके 2 टर्म जाते हैं। एक इमीडिएट इलेक्शन जाता है और एक उसके बाद का भी जाएगा, क्योंकि हमारे लोकसभा या कोई भी सत्ता 5 साल की होती है। तो अगर ये भी हुआ इसके साथ, अभी डिटेल्ड ऑर्डर में ये पता लगेगा, तो इनके 2 इलेक्शंस भी जा सकते हैं। तो 2024 में करेंगे क्या ये? तो 24 में अब अगर इस डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द नहीं किया था कोर्ट के थ्रू, तो फिर ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ये इसका सीधा मतलब है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपको याद होगा कि इस कानून के पहले शिकार रशीद मसूद थे जी। उसके अलावा कई एमएलएज हुए और इसके सबसे बड़े जो नाम आपको सुनाई देते हैं वो लालू प्रसाद यादव थे। वो इसी कानून के तहत गए थे। और दूसरी दिलचस्प बात लोगों के लिए बता दूं कि जब इस 2 साल की सजा को 5 साल करने का रखा गया था कि 5 इयर्स का अगर किसी को कन्विक्शन होता है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो वही वो अध्यादेश था जिसको राहुल गांधी जी ने फाड़ के प्रेस क्लब में फेंक दिया था। दैट वाज द सेम लॉ। तो अब खैर एनीवे जो भी हुआ, लेकिन फिलहाल इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। और ये पॉलिटिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है, मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सड़क पे आपको पॉलिटिक्स दिखाई देगी। हाँ, तो मैं आपसे यही पूछने वाली थी, अब वो पॉलिटिक्स के फ्रंट पर, क्योंकि बाकी पूरा विपक्ष मिलकर वो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की जो कोशिश कर रहा था, अब
ये तो फिर बिखर ही जाएंगे। नॉट दैट राहुल गांधी उनको सब जोड़ कर रख रहे थे, लेकिन इतनी जो मेहनत की थी, जो भारत जोड़ो यात्रा की, वो तो बैठे बैठे पानी फिर गया उस पर। एक्चुअली अब देखिए, कोशिश ये कर रहे थे लगातार, लेकिन उसमें भी 2-3 फ्रंट बन गए थे। जैसे ममता बनर्जी, बीआरएस के तेलंगाना वाले, केजरीवाल, इनका एक अलग फ्रंट था, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे थे। अलग अलग कई सारे फ्रंट बन रहे थे। तो यूनिटी के लिए ऐसा लग रहा था किसी को कोई ऐसी घटना हो जैसे यूनाइट हो जाए। लेकिन अभी ये ऐसी घटना हुई है कि इसमें पता नहीं कैसे पॉलिटिकल सर्कल में इसको लिया जाएगा, लेकिन ये तय है कि इसकी वजह से काफ़ी सड़कों पे आपको आंदोलन, बवाल और ये सब चीज़ें देखने की, हॉट टॉक्स देखने को। कल तो हमने सिर्फ डिबेट इसी बात पे की थी कि शब्दों को कैसे इस्तेमाल किया जाए बोलचाल में, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ड बोलने के चक्कर में डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, क्योंकि एक सरनेम को आपने ये कह दिया कि इस सरनेम वाले सारे चोर होते हैं। तो सोच के बोले, क्या बोल तोल मोल के बोल बहुत जरूरी है कि आप अपने क्या कब आपको बाद में पकड़ने को आ जाए, आपको समझ नहीं आएगा। एक्चुअली देखिए, वोकल गॉड में गवर्नर लगाना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि आप हर पल एक गलती करते हैं एज पर लॉ। लोग टॉलरेंस में आपको कुछ कहते नहीं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई इसी बात पे उतारू हो जाए कि नहीं मुझे हर बात में फंसाना है, तो अगर आप दाईं तरफ भी चलना है सड़क में ना, तब भी आप अंदर हो सकते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प अपडेट वीरू। मैं तो यही सुना आखिर में बस कि हर चीज़ तोल मोल के बोल। हम तो इसलिए अपने आप को सिर्फ निफ्टी बैंक तक सीमित रखते हैं हर्षदा, यही कारण है। एक्चुअली लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पॉलिटिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर अपील का पता नहीं क्या इनके पास है ऑप्शन अभी कुछ करने का कि नहीं। नहीं, कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जाने का कोर्ट ऑप्शन ही जाएंगे, नहीं ऊपर जाएंगे, हाई नहीं, कोर्ट ये तो भी सेशन कोर्ट ही जाएंगे। सेशन कोर्ट अगर इनको नहीं देता है देन ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर वही होगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेट्स सी, अब इसमें भी देखिए वेट एंड वॉच का मामला हो गया, लेकिन पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शुक्रिया नीरज जी इस अपडेट के लिए। इस पर आप अड्डा कर रहे हैं शाम को कि नहीं? अब ये मेरे लिए बहुत दुविधा का प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारी अलग अलग तैयारियां कर रखी हैं। इसको कैसे देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। आप मौके आपको कई सारी चीजें करने को मिल रहे हैं, तो शायद आप तीनों शो निपटा दीजिए एक साथ। चलिए, इस पर नजरें होंगी, लेकिन इस बीच मार्केट पर भी लौटते हैं। तो 17,000 लगभग टेस्ट होता हुआ एक बार फिर आपको दिखाई देगा। 17,002 के लेवल्स आ चुके हैं वेरी क्विकली। निफ्टी बैंक भी देखिए 95 अंकों की गिरावट। ध्यान रहे, जब हम कारोबार में अब थोड़ी थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं, अमेरिकी बाजारों की भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। डाउ फ्यूचर्स करीब 165 पॉइंट की गिरावट पर दरअसल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नैस्डैक जो अच्छी खासी तेजी में था, वहां से भी इंडिकेशन रही है कि थोड़ी बहुत नरमी ही बनती दिखाई देगी। पहले तो निफ्टी बैंक पर एक व्यू, फिर हम आगे ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी कंपनियों की बात करेंगे। मानस, फ्रेश अगर व्यू इस समय इंडेक्स पर लेना है, स्पेशली निफ्टी बैंक, क्या किया जाए? देखिए, यहाँ पर भी ट्रेंड निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पर आपको जो ट्रिगर पॉइंट है वो 39,450 का है। अगर 39,450 के नीचे बैंक निफ्टी फिसलेगा, तब यहाँ पर आपको बिकवाली करने का एक ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो आपको करीब 600 से 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी अगर एक्शन लेना है, करंट लेवल्स पे एक्शन लेना है, तो डेफिनेटली निफ्टी पे बिकवाली करने की राय है। करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी है। आई थिंक अब आपको 150 पॉइंट का क्रैक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और या तो पुट के थ्रू अगर प्ले करना है तो 17,000 वाला पुट ऑप्शन 29 मार्च का 17,000 का पुट ऑप्शन जो कि 103 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से, और शायद यहाँ पर अब आपको 200 रुपए का भाव जल्द देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मैं देखिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक दो स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि जिनकी क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी। मैं जब हर्षदा आई थिंक ये पॉलिटिकल डिस्कशन कर रही थी, मैं उसी बात पे फोकस कर रहा था। मैंने 3 स्टॉक्स की अगर आप देखें तो यहाँ पे जोड़े हैं। लेट्स ब्रिंग रिलायंस फर्स्ट नाउ एट 2216 बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। और याद रखिएगा, सिंस इट्स वीकली चार्ट की फॉर्मेशन आज होगी, ये वीकली क्लोज भी अच्छा नहीं रहेगा, और यस वीकली चार्ट्स काफ़ी ख़राब रहेंगे। और उसके बाद एक स्टॉक लेके आप आइए, वो है इन्फोसिस। 2-3 स्टॉक्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे एक गैप अप मिला, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है 1384। अब ये कल की ट्रेजेक्ट्री में जिसमें इसने करीब करीब समझ लीजिएगा कि 11 अक्टूबर के 2022 के लोज को रिविजिट किया, एंटर कर चुका है। प्रकाश सर, ये शायद एक कैंडल रिवर्सल की भूमिका निभाने को तैयार है। आपका इन्फोसिस लोअर हायर शैडो कितनी वाइल्ड हो गई है। ये 2-3 मैंने स्टॉक्स मेंशन किए सर अभी।
एक ये हो गया, इसको देखिए, इन्फोसिस हायर लेवल से रिट्रेस होता हुआ, रिलायंस रिट्रेस हो रहा है, और एक और चीज़ देखिएगा सर, अगर आप देख पाए तो प्लीज़, पीडीलाइट की मैं पुट ऑप्शंस देख रहा था, बहुत सारी की सारी अगर आप देखें डे हाई पे ट्रेड कर रही है। पीडीलाइट पे आपका व्यू, एक क्लासिकल 50 डे रिवर्सल सा स्क्रीन पे विजिबल है, इनमें से कोई ट्रेड लेना चाहेंगे आप? जरा देखिएगा एक बार। या देखिए, इन्फोसिस की पहले बात कर लेते हैं। इन्फोसिस का स्ट्रक्चर तो वीक है, जो बार बना हुआ वीक है। एक अपमूव एक्सपेंशन मिल रहा था, लेकिन वहीं पर एक रेजिस्टेंस है इन्फोसिस का, जो बार बना है 1400, इसके ऊपर कोई स्टॉप लगा चले तो अब भी वीकनेस है। लो लेवल अब भी देखने को मिल सकते हैं, 1370 ये जोन है, अब भी वहां जा सकता है, और एक बार वहां चला गया तो और लोअर लेवल देखेंगे इन्फोसिस। इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है इन्फोसिस में फिलहाल। रही बात पिडिलाइट की, तो यहाँ पर भी वैसा ही है, जो मूव मिला था करीब 2022 से 2024 तक के लिए, ये जो अपमूव मिला है एक रिएक्टिव अपमूव है। इसका मतलब ये है कि ऊपर तो गया है लेकिन नीचे आने के लिए, तो यहाँ पर भी थोड़ी स्लगिशनेस है। शायद लो लेवल देखने को मिल सकता है, 2340 का ये जोन है, वहां स्लाइड होने की संभावना है, और स्टॉप होगा करीब 2370 का पिडिलाइट। में हमने देखा है थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो उस पर भी बात करेंगे कि ओवरऑल क्या स्थिति उभर कर आ रही है। साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको याद होगा हम आपको बता रहे थे कि हाल ही में कंपनी के हाथ दरअसल एक अमेरिकी रिटेलर से तकरीबन $16 करोड़ का एक ऑर्डर मिला। ये 10 ईयर ऑर्डर है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और उसी पर और डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के CFO जगन्नाथन चक्रवर्ती जुड़ गए। मिस्टर चक्रवर्ती, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। पहले तो ये बताइए, ये क्या एक नया ऑर्डर है, एक न्यू क्लाइंट है ये आपके लिए? Yeah, this is a new client, net new client for Sonata Software, and this is also a new order what we have got from this. This is going to be additional revenue for Sonata Software. ओके, तो ये रफली 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। किस तरह का रेवेन्यू स्प्रेड रहेगा ओवर द 10 years? This is almost like a straight line type of it over the period of 10 years. And how much does it really add on to your overall retail portfolio? अगर आप हमें उसका एक अंदाजा दे सके, और ये क्या Q4 में दिखेगा, और it's going to start getting added from Q1? This will almost start immediately, but major portion of the revenue will start only from Q1. Okay, Mr. Chakravarti, as far as I remember, when I read your press release, ये mention किया गया था कि ये primarily एक business transformation का order है. Am I correct? Correct. Okay. This is modernization and business for their entire IT system, either existing IT system, data, cloud, all are included for the customer. Okay. Modernization deal. So my next question is, क्या इस तरह के orders sizably available है market में? Considering, and I'm asking you only because जब मैं Accenture के numbers कल पढ़ रही थी, तब वहाँ पर management ने साफ commentary में कहा था कि larger transformational deals की demand मजबूत है, लेकिन strategy and consulting orders में slowdown देखने को मिल रहा है. Would you be able to add to that? Actually, at present, we have been telling that we have not seen the slowdown in order book. Order book continue to be strong for us as it stands today. What is our this re-emphasizes our stand on this, and we continue to see the demand in the market at present. What is for the large deal? This is like a one of the kind of a deal for us. And the value proposition what we have given to the customer, and particularly we have been very, very emphasizing on the strategy to have a modernization, known as a modernization company and a digital engineering company. This helped us to get the deal. But overall market, at present we have not seen anything negative. ओके सर, एग्जैक्टली चलिए कुछ दूसरे फ्रंट्स पे आते हैं। आपने रिसेंटली जो अपना क्वांट सिस्टम्स का जो एक्विजिशन था उसको क्लोज कर लिया। सर Q4 में क्वांट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, और थोड़ा सा मैं हाईलाइट एग्जैक्टली आपसे जानना चाहूँगा कि जो FY24 है उसमें क्वांट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा टॉप लाइन और बॉटम लाइन में? Yeah. For this March, we will have some 15 to 20 days of revenue for Quant System because the closure happened on March 10th. The next year run rate, we have not given any specific guidance on this, but there will definitely be a growth expected for that. ओके सर, अब बड़ी बात पे आते हैं। ये पूरा मार्च इक्विटी मार्केट मशरूफ रहे यूएस यूरोप के बैंकिंग क्राइसिस से लेकर।
आप इस स्पेस को सबसे नज़दीकी से समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं सर। ये क्राइसिस अभी शुरू हुआ है, मिड में है, या फिर क्रेडिट इश्यूज के इशू के साथ थोड़ा सा अगर आप देखें ये कोलैप्स जो लाइकली टू बी होता वो कंट्रोल हो गया है? अभी हम बहुत से लोग इसे आई थिंक 2008 से कंपेयर कर रहे हैं। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? The exposure for Sonata Software on the banking BFSI sector was minimal earlier. With the entry, we are also focusing mainly on the lending solutions on the other fintech and payment kind of a customer. We have not yet seen any major crisis for us in this banking crisis. Whereas what we see, the people, there are other players who have major exposure. We are not able to comment about them. But what we see this as an opportunity for us, because after 2008, whenever the crisis happened, when the companies were coming out, in fact, the IT companies were who got benefited on this. We will be one of the. We want to be one of the few people who gets benefited in this kind of a crisis when we come out of it. We see there can be some short-term impact, but definitely, IT industry as a whole will get benefited, and probably Sonata Software will also have a good benefits of coming out of this. मिस्टर चक्रवर्ती, जब आप कहते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, क्या आप क्वांटिफाई या क्वालिफाई कर पाएंगे उस इम्पैक्ट को? विल इट बी ऑन प्राइसिंग? क्या चीपर प्राइसिंग पर आपको डील्स डिलीवर करनी पड़ेंगी, या फिर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डील्स ही करनी पड़ेगी, व्हिच कुड परहैप्स जस्ट बी द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील्स? क्या डिसीजन मेकिंग में किसी तरह का डिले आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट शॉर्ट टर्म पेन? No, I'm not saying there is a short-term pain for us. We don't have anything because our exposure to BFSI is very minimal. No, we don't see anything on that. We are not able to comment about other players. That's what I meant by. Okay. Because I don't know what is the impact they are having. At present, we are not able to comment about it. What is that is any of these changes may result, that's what I said, may result some changes in the way the contracts are proposed by the customer, but I am not able to comment on that. We have not seen anything specific on that. What have you witnessed for your company itself in terms of pricing? Have there been negotiations from clients to perhaps, finish deals or sign deals at a lower level? उस तरह की कोई बातचीत हुई है, या फिर कुछ proposal आता है क्या clients की तरफ से, or you have pricing power at this point in time? We do have, that's what I mentioned. The recession normally results in reduction in price, discount, the closure time for the contracts is delayed, cancellation of the contract, reduction of the headcount, many of those things in the past, but none of those are reflective at present in the market. Ground level, the demand continue to be strong, and we believe that for us at least, it is the order book is pretty strong for us. There is no discussion on pricing now. बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। तो अभी तक तो एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल एंड गुड टू गो, एंड आई एम होपिंग इट स्टेज दैट वे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि STT वाले मामले पर 1 घंटे के भीतर यहाँ पर वित्त मंत्रालय बयान देगा, एक नया नोट जारी करेंगे। नया नोट मेरे ख्याल में जो करंट बेस रेट है उसी को अपडेट करके आएगा। अगर सरकार ने तय कर लिया है कि वो 25 बेसिस पॉइंट का STT में हाइक कर रहे हैं तो उसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन वित्त मंत्रालय ने एक्नॉलेज किया कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है और उस एक नया नोट एज एक्सपेक्टेड आता हुआ दिखाई देगा। वीरू बिल्कुल, ये तो त्रुटि को सुधारना ही था हर्षदा, ये सुधर जाएगी कुछ देर में, 1 घंटे में। और आपकी स्क्रीन पे जरा एक बार मैं प्रेशर पॉइंट्स को लेके आता हूँ। देखिए, निफ्टी 17,000 के नीचे आया है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें करीब 39,450 की ट्रैजेक्टरी में है। बड़े ब्रेकडाउन्स में रखता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे पेन मैं स्क्रीन पर आप भी देख रहा हूँ ना, तो इस वक्त सबसे बड़ी शॉर्टिंग अगर कहीं पे विजिबल है, दैट्स ऑटो। जरा लेके आइएगा 12,134, जरा एक बार निफ्टी ऑटो लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, जिसका जिक्र मैं सुबह भी कर रहा था राजेश सतपुते जी कि ये चार्ट खराब हो गया और पिछले 4-5 सेशन की लोस को वॉलेट करता हुआ। जरा मैं एक बार आपकी स्क्रीन पर मैं जो डेटा निकाला अभी कुछ देर पहले, ऑटो की डेटा लेके आइए। डॉक्टर साहब एक करके स्टॉक फ्यूचर्स फायर कीजिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा OI एडिशंस 11.5% एडेड इन ऑटो, यानी आपकी एक्सपायरी खड़ी है आज से सिर्फ 3 दिन बाद।
है ना, और आपका सबसे ज़्यादा बड़ा शॉर्टिंग हो रहा है और शॉर्ट रोल ओवर भी हो रहा है। यहाँ पे अपोलो टायर्स में सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है विद 1.4% प्राइस डैमेज। देन अगर आप देखें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फॉर्ज, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, और एक अगर आप देखें तो इस वक्त टाटा मोटर्स में यहाँ पर भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। ओनली एमआरएफ एंड अशोक लेलैंड, ये दो स्टॉक्स हैं जो कि फ्लैट हैं, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस, बट इसके सिवा पूरे स्पेस में ह्यूज शॉर्टिंग। राजेश जी, कोई शॉर्ट ट्रेड इन ऑटो, और स्पेशली जरा एक बार आप एस्कॉर्ट्स को देखिएगा, 1841 डे लो की ट्रेजेक्ट्री है, और ये वो जो उस दिन की वाइल्ड ब्लू 20 मार्च वाली कैंडल थी, उसके क्लोज को वॉलेट कर चुका है, उसके ओपन पॉइंट को वॉलेट कर चुका है। आपका टेक इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप ऑटो पैक देखें तो उसमें एक रिलीफ रैली थी, और वो रिलीफ रैली खत्म होते ही यहाँ पे जिस तरह से करेक्शन है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। एस्कॉर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो देखिए जो रिसेंट लो था वो आज टूटा है, वायलेट हुआ है, तो यहाँ पे जो नया टारगेट अनफोल्ड होता है वो मेरे हिसाब से 1800 का होगा। 1800 पे पुट राइटर खड़े हैं, लेकिन थोड़ा अगर इसे आप पोजिशनली देखें कि थोड़ा सा लंबे लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मुझे लगता है ये 1750 तक इसमें करेक्शन आ सकता है। तो एस्कॉर्ट्स जो है वो शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा, लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। 1870 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करे, 1800 टूटने के बाद 1750 तक की जगह है। वीरेंद्र जी, आपने एक सवाल पूछा और क्या क्या लगता है कि कौन सा काउंटर ऑटो में, तो मेरी नजर महिंद्रा एंड महिंद्रा पे है। जो एस्कॉर्ट्स का पैटर्न है वही M&M का पैटर्न है, फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन है, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन है, तो मुझे लगता है M&M पे भी नजर रखे। मेरे हिसाब से M&M का जो टारगेट होना चाहिए वो करीबन 1100 का होगा, तो यहाँ पे M&M भी टूटेगा, शॉर्ट साइड का पोजीशन रहेगा, तो 1175 का स्टॉप लॉस होगा। काफ़ी अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है, और जहाँ तक आपने M&M का जिक्र किया, यस M&M में भी एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है। आई थिंक ये बहुत ही एक बेयरिश पैटर्न होती है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, M&M पे ये बहुत सक्सीड करती है ऑन बोथ साइड। जब M&M लॉन्ग था, कैंडिडेट था, तब भी इसमें फ्लैग चला। इनफैक्ट आप याद रखिएगा, इसमें 9 मार्च 2022 से लेकर लगभग नवंबर 2022 तक टिपिकल फ्लैग ने पैसा बना के दिया, और जब गिर भी रहा है ना ये स्टॉक, मतलब आप समझ लीजिए 10 फरवरी से स्टॉक गिर रहा है, और 10 फरवरी से करीब करीब 1390 से इस जोन में आ गया। 2 बार फ्लैग के ब्रेकडाउन ने पैसा बना के दिया है शॉर्ट होल्डर्स को। राजेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, यहाँ पे स्पॉटिंग अच्छी है। प्रदीप होचंदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदीप, मिड सेशन तक तो अच्छे थे हम, लेकिन क्लोजिंग में थोड़ा सा वीकेंड प्रेशर कुछ, और साथ ही साथ ये SCT का अगर आप देखें जो इजाफा किया गया है, उसने थोड़ा सेंटीमेंट को अगर आप देखें यहाँ पर ख़राब किया है। आपका टेक मार्केट्स पे और आपके कन्विक्शन ट्रेड्स इस वक्त के? तो निफ्टी में तो हम जो नीचे के लेवल से बाउंस बैक आया था उसमें 17,200 का, माफ कीजिए, लेवल का क्रॉसओवर वेट कर रहे थे। तो वो वहां पे रिजेक्शन जब आया तो हमारा व्यू उस लिहाज से नेगेटिव ही था। 17,200 के ऊपर सस्टेन करता तो ही हम अपना व्यू पॉजिटिव करने थे। तो पोजिशनल जो शॉर्ट्स हैं वो हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं इसी स्टॉप लॉस के साथ। आज के डिक्लाइन के बाद अगर 16,960 का जो इंट्राडे लो बना है उसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर ये निफ्टी में 16,828 के जो बॉटम बने थे वो फिर से रिटेस्ट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में काफी ड्रामेटिक या अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल देखा गया। यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रेंथ लग रही थी कल के सेशन में, जो रिवर्सल है काफी अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑन द लोअर साइड जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो करीबन 39,000 के आसपास है। खास करके अगर जो कन्विक्शन ट्रेड की बात करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में काफी रिवर्सल इंटरेस्टिंग देखा जा रहा है। आज के अर्ली चार्ट्स में निफ्टी मेटल इंडेक्स है वो अर्ली चार्ट्स को ब्रेक करके काफी वीकनेस दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा मेटल सेक्टर के हिंदुस्तान कॉपर पे। स्टॉक काफी वीक लग रहा है, इसके 34 DMA के रेजिस्टेंस से नजदीक से ये रिवर्सल दिखा रहा है, अर्ली चार्ट्स पे एक सेल कंफर्म कर रहा है। तो हिंदुस्तान कॉपर को मेरे हिसाब से 9660 के स्पॉट के करंट रेट पे शॉर्ट सेल किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड 9820 का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 94 के इसमें टारगेट आने वाले 2-3 सेशन में देखने को मिल सकता है। देख रही हैं हर्षदा आप, प्रदीप जी जिस शब्द का चुनाव कर रहे हैं, ड्रामेटिक। प्रदीप जी, ये तो हम 4-5 दिन से देख रहे हैं, चाहे US हो या फिर इंडिया हो, ये तो हम 4-5 दिन से देख रहे हैं। कल हम 2 बजे का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे 17,200 पे, क्लोज करा 17,050 पे।
यूएस कल देख के सोए थे 350 पॉइंट ऊपर, सुबह अगर आप देखिए 75 पॉइंट थे मात्र। तो ये 2-3 सेशन से हो रहा है। अब आप देखिए अभी निफ्टी ने एक लो लगाया करीब करीब 16,970 का, और अब 1703 पे। क्या टर्बुलेंस है यार, गजब गजब टर्बुलेंस है। समित चौहान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समित, गुड आफ्टरनून। ऐसा लग रहा है गेम शो चल रहा है कोई, आप क्या पिक करेंगे इसमें? देखिए यहाँ पे एक डिफेंसिव लॉन्ग के साथ जाना चाहेंगे। हालांकि टीसीएस में एक अच्छा खासा करेक्शन रिसेंटली आया है, बट 2-3 दिनों से थोड़ा रिस्पाइट है, और जो भी न्यूज फ्लो चल रहे हैं वो कभी कभी ये डिसेप्टिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव शॉट तो हमें नहीं रहना है ओवर द वीकेंड। तो यहाँ पे टीसीएस में हमें जैसे 3 दिनों में प्राइस एक्शन है, एटलीस्ट 3100 के आसपास फॉल अरेस्ट हो चुका है। कल और आज उसने एक थोड़ा अटेम्प्ट किया है बाउंस बैक देने का, तो हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ से बाउंस बैक और एक्सटेंड हो सकता है। तो 3220 के टारगेट के लिए टीसीएस करंट लेवल पे बाय किया सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवरेबल दिख रहा है। 3110 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें एक अपॉर्चुनिटी तेजी की लेकर चले, 0.5% ऊपर है। अच्छा, यूरोपीय बाजार आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएंगे। जो इस गिरावट के पीछे कारण है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूरोप अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशन में। डैक्स इस समय जर्मनी का मार्केट 173 पॉइंट के नुकसान पर कारोबार कर रहा है। कुछ देर में हमारी टिकर टीम फ्लैश भी करना शुरू करेगी। डॉइचे बैंक का स्टॉक जो है वो 8% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट इट्स डिफॉल्ट है उसमें अच्छी खासी स्पाइक्स देखने को मिली है। और यही वजह है कि स्टॉक में हमने देखा है एक दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, और ये लगभग तीसरा कंसेक्यूटिव सत्र है जहां पर इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी वैल्यू डिटेरिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक कारण हो सकता है कि ओवरऑल दबाव। तो पहले क्रेडिट स्विस, उससे पहले हमने देखा सिलिकॉन वैली बैंक, और अब डॉइचे बैंक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दबाव आता हुआ। एक इनके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स में तेजी से स्पाइक्स आने लगे हैं, और वो दरअसल पूरे मूड माहौल को बिगाड़ रहा है। इसीलिए भारत में भी थोड़ा सा पैनिक, और इसीलिए जो अमेरिकी फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिल रही थी वो भी काफी कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फिर ग्लोबल कंटेजन रिस्क का भूत एक बार फिर लौट रहा है होता साहब, आप कहेंगे? जी हर्षदा जी, इतना जल्दी ये खत्म होने वाला है नहीं। इट विल टेक सम टाइम टू नॉर्मलाइज। हमने देखा है व्हाट हैज हैपेंड टू क्रेडिट स्विस। तो और थोड़े, मुझे लगता है कि और थोड़े बैंक्स और थोड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाहर आएंगे, एंड दिस विल टेक सम टाइम टू नॉर्मलाइज। तो इतना जल्दी ओवर का नहीं करना चाहिए, और थोड़ा वेट करना चाहिए। एंड आई बिलीव कि मार्केट में वीकनेस और वोलेटिलिटी और देखने को मिल सकती है आने वाले वीक में। क्लियरली अब और बढ़ती हुई दिखाई देगी, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, फटाफट हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं 4 का चौका लेने का वक्त आ गया है। मार्केट अब देखिए क्लियरली ऊपरी लेवल से अपनी चाल को बिगाड़ता हुआ, लेकिन कुछ ट्रेड्स के मौके हैं। मानस बताइए फटाफट से सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पीएफसी में बिकवाली करने की राय रहेगी। पीएफसी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको करीब 8-9 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 150 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट था, तो पीएफसी ने उसको ब्रीच किया है। तो 150 का पुट ऑप्शन लेंगे। ₹1.75 का पीएफसी का ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर की तरफ 4 रुपए तक के टारगेट आपको 150 के पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पीएफसी का 150 का पुट लेकर चले, यहाँ पर 4-4.5 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। क्लियरली एडवाइस शॉर्ट साइड के ट्रेड पर ही है। प्रदीप, एफएनओ में क्या ट्रेड आइडेंटिफाई किया, एफएनओ सुपरस्टार? तो इस गिरते मार्केट में मुझे लगता है कि आईटीसी आउटपरफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट सुबह के ट्रेड में इसने अर्ली चार्ट्स पे अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी काटे थे। अभी हालांकि ये थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, पर मुझे लगता है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाय की साइड यहाँ पे आ सकता है। तो 379 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। 376 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और ऑन द हायर साइड 385 से 386 के लेवल मुझे लगता है कि पॉसिबल है आने वाले 1-2 दिनों में। आईटीसी मार्च फ्यूचर्स आप बाय कर रहे हैं 378.50 पे। समित चौहान जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। समित, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे कैश सेगमेंट के स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे। जी शिपिंग हमें अच्छा लग रहा है। सुबह से ही ये स्टॉक काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रिसेंटली अगर हम देखें तो अच्छी बेस बिल्डिंग हुई है।
200 एवरेज के आसपास, और आज उसने कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म किया है वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे 599 के स्टॉप लॉस से आप एक पोजिशनल बेट इस पे रख सकते हो, जिसमें हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छी मूव आने वाले वीक में भी एक्सटेंड हो सकती है। 654 से लेके 680 के इसके टारगेट्स रहेंगे। जी शिपिंग आपकी स्क्रीन पे 623.70, यस पुल बैक लेके आज डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ इस वक्त 623.95 और डे हाई पर। अब संजीव जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा समझने के लिए। संजीव जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी आज का जो मेरा पिक रहेगा वो है हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज। ये ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी 18-19% करेक्ट हो चुका है। कंपनी अभी जो पे पर यूज में मशीन ला रही है और उसको सब क्लाइंट्स को दे रही है, उसमें उसका एसेट लाइट मॉडल में एंट्री हुआ है, जिसकी वजह से उसका आरओसी और इम्प्रूव होने वाला है। कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट है कि 20+ EBITDA मार्जिन वो डिलीवर करेगी और आरओसी जैसे मैंने आपको बोला 20% क्रॉस कर जाएगा नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। इनका ये भी बात चल रहा है कि जो IBF बिजनेस है वहाँ पे एक वैल्यूएशन को वहाँ पे अनलॉक करें, और रिस्क रिवार्ड देखें तो बहुत फेवरेबल है, ट्रेडिंग एट ओनली 7.4 टाइम्स FY25 EV to EBITDA। तो यहाँ पे एक बाय करने की सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 356। ओके हेल्थ केयर ग्लोबल आपका ये बाय ट्रेड है। एक एक करके ट्रेड लेकर आता हूँ आपकी स्क्रीन पे। 4 प्रकार के ट्रेड पिक किया हमने। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आया था, और यहाँ पे PFC की पुट अगर आप देखें यहाँ पे रिकमेंड की थी। जी हाँ वीरू पानी पी लीजिए। 150 का पुट इन्होंने सुझाया, करीब 1.5 रुपये 80 पैसे के आसपास 4 का टारगेट। फिर हमने बात की एक और ट्रेड की जो प्रदीप होचंदानी ने दिया, बाय कॉल लेके ने ITC 388 के लिए मौका है तेजी करने का। समित चौहान ने जी शिपिंग पर दरअसल तेजी का एक व्यू दिया है चार्ट का चमत्कार में, एंड इत्तेफाक से जी शिपिंग इन्होंने इनफैक्ट खिलाड़ी नंबर 1 में भी आज सुबह में सुझाया था। 3.75% के गेंस है, 654-680 के टारगेट के लिए मौका तेजी का बन रहा है। और अब होता साहब कह रहे हैं कि हेल्थ केयर ग्लोबल में अपॉर्चुनिटी है 356 के लेवल्स पर तेजी करने की। तो ये है फिलहाल आपके लिए वो 4 स्पेसिफिक ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए। लेकिन अब एक थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव मार्केट पर लेते हैं, कंसिडरिंग हम फिर से डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 16,966 तक का लेवल कुछ ही देर पहले निफ्टी ने दिखाया। याद रखिएगा आज ज्यादातर समय हमने 17,000 के ऊपर बिताए हैं। 17,100 भी आया, लेकिन बहुत ही नैरो रेंज होता दिखाई दे रहा है। कल 17,200 पर थे, आज हमारा हाई 17,100 पर रहा। इस पर और बात करते हैं कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या लिया जाए ग्लोबल केओस में। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोड़ा हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ रहे हैं। राहुल आफ्टरनून। अगर लगा था कि फ्राइडे थोड़ा ठंडा रहेगा, इट्स बीन अ वेरी क्योटिक फ्राइडे। पहले तो डेट म्यूचुअल फंड वाला इंडेक्सेशन वाला मैटर, फिर STT को लेकर केओस, और अब हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द ग्लोब सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होती हुई, एंड इट्स लेड बाय जर्मनी ऑफ कोर्स, क्योंकि डॉइचे बैंक के कुछ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स में स्पाइक देखने को मिल रहा है। ये ऑफ कोर्स है, ये जो भी दिक्कतें आ रही हैं ये ग्लोबल मार्केट से ही स्टेम होती दिखाई दे रही हैं। विल इट गेट मच वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर? So first off, good afternoon and thank you for having me on the show. तो जैसे आप अभी रेंज की बात कर रहे थे, तो आप देखिए जहाँ से ये मार्केट ग्राइंड डाउन होना चालू हुआ है, ये हर थोड़े दिन के बाद 500 पॉइंट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो पहले आपका 18,000 से 19,000 का रेंज था, फिर वो 17.5 से 18.5 हुआ, फिर 17 से 18 हुआ, अब 16.5 से 17.5। दिस इज़ अ वेरी पेनफुल मार्केट, स्पेशली फॉर इंटरमीडियरीज लाइक अस, बिकॉज क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई अप हो जाते हैं, चर्न्स काफ़ी गिर जाते हैं, बोरिंग सा वो बोलते हैं कि गिव अ क्लीन डेथ एज अपोज टू एन एक्सक्रूशिएटिंग डेथ। ये बहुत ही प्रोलॉन्ग हो चुका है। क्या ये एंड होगा एनी टाइम सून? पता नहीं। जैसे अभी आपने कहा डॉइश बैंक का भी इशू आ रहा है, फेड ने हाइक कर दिया, ECB बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, और आई थिंक कंसेंसस है कि RBI 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर देगा। लेकिन जो अभी US बैंकिंग सिस्टम में और जो अभी आपको यूरोप में देखने को मिल रहा है,
ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब इसका यहाँ पे आके कहना कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, इट मे जस्ट बी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, वो हम आज की डेट में कॉल नहीं ले सकते। आपको याद होगा जब लीमन की क्राइसिस भी शुरू हुई थी ऐसे ही हुई थी। नॉट दैट आई एम सेइंग कि वहाँ जाएगी, बट आई एम सेइंग कि इसको राइट ऑफ कर देना कि ठीक है हो गया, कुछ एसेट्स बिक गए, कुछ फंडिंग आ गई, FDIC ने स्टेप इन करके इंश्योर कर दिया। बट यही हर्षदा जी के you've gone from one crisis to another. आप कोविड से निकले and then you had this issue of one house, so to speak, and then interest rates and it's so on and so forth. There is no positive news, unfortunately. सबसे बड़ी जो positive news थी इंडिया के लिए थी वो थी तेल के दाम। Correct. Right? जो जब युद्ध शुरू हुआ था 120 के आसपास चला गया था, आज 70-75 के आसपास है, लेकिन वो इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। It's a very very big thing, but unfortunately it looks like it could be painful for a longer period of time. ये वापस 18,000-18,500 एक हारी में तो नहीं जाने वाला, but wait it out. क्योंकि मैंने रिसेंटली कहीं तो सुना था या पढ़ा था कि चाहे मार्केट हो या इंसान इवेंचुअली जाना ऊपर ही है। तो बट टाइम्स लाइक दिस कैन बी वेरी चैलेंजिंग, बट आप अपने स्टॉक्स खरीदते रहिए जहाँ पे आपको कन्विक्शन है। अगर थोड़ा बाजार नीचे भी गया, यू कैन एवरेज, इवेंचुअली दिस विल कम बैक एंड गो हायर। व्हेन इज एनीवन्स गेस। मैं वही पूछने वाली थी, क्या ये मार्केट है जहां पर थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा करके एलोकेशन लगातार करते रहना है, या फिर एक बार साइडलाइंस पर बैठे, क्योंकि ये थकाने वाला मार्केट है, या आपकी पूरी पेशेंस को टेस्ट करेगा, आपके पूरे कैपिटल को भी टेस्ट करेगा? एक तरह से अच्छा है कि IPL चालू हो रहा है तो थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी, थोड़ी तो डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। बट नहीं, आई थिंक आई टेक योर पॉइंट। देखिए आज भी जो म्यूचुअल फंड्स में अनाउंस हुआ है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा पैसा इक्विटी लिंक स्कीम्स में आ जाए या बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आ जाए, तो आई थिंक एक तरफ से थोड़ा रीबैलेंसिंग हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग देयर विल बी इंक्रीमेंटल फ्लोज, बट वो थोड़ी एक एडजस्टमेंट डेफिनेटली हो जाएगी। बट या आई थिंक देयर इज वैल्यू, देयर इज वैल्यू इमर्जिंग इन केमिकल्स, देयर इज वैल्यू इमर्जिंग इन सीमेंट, देयर इज वैल्यू इमर्जिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि मार्केट इतना एक्सपेंसिव है इस वक्त कुछ नहीं खरीद सकते। देयर आर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट इवन आफ्टर दिस फॉल, जो आपका 18,600-700 से जो अब हम ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट गिर चुके हैं फ्रॉम द हाइज। पर ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स आर नॉट अवेलेबल एट अट्रैक्टिव वैल्यू। अगर आप सेक्टोरली जाएं, ऑटोज में भी काफ़ी वैल्यू नज़र आ रही है। तो आई थिंक यू गो केस टू केस। इट्स नॉट अ बैड टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। यू कैन एवरेज ऑन द वे डाउन। रालो, आप यकीन मानिए बजट डे पे भी आप हमारे साथ थे और आज भी बजट डे ही लग रहा है। सुबह से अगर आप देखें सारी अमेंडमेंट्स आज ही आ रही हैं। इट सीम्स लाइक ए बजट डे 2 है, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। अच्छा, अभी आपने सीमेंट का जिक्र किया और वाकई सीमेंट में स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी। इस बार सीमेंट को लीड करा था, उसकी स्ट्रेंथ को अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट में आपकी जो प्रिफर्ड बाय लिस्ट है राहुल, उसमें क्या है, इस वक्त ऊपर क्या है? तो देखिए वीरो, ऐसा है कि जब मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया था, शी हैज़ एलोकेटेड आई थिंक ऑलमोस्ट 33% का इंक्रीज़ उन्होंने दिया है कैपिटल एलोकेशन में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगले साल के लिए, FY24 के लिए। और उसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर उन्होंने रोड्स पे किया है। तो ऑब्वियसली सीमेंट की डिमांड तो होगी होगी। हमारे ब्रोकरेज हाउस में हम पकड़ के चल रहे हैं कि आपको वॉल्यूम ग्रोथ 7 से 10% के बीच में मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी एंड विच रीजन यू आर इन। जैसे मैं अभी हर्षदा जी से बात कर रहा था, क्रूड काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है, तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव इंक्रीमेंटली अक्रॉस, नॉट जस्ट क्रूड, आप पेटको कोकिंग कोल की बात करें तो इवन दो देर इज वॉलेटिलिटी इंट्रा वीक एज वेल, लेकिन अपने हाई से काफ़ी नीचे आए हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके अगले साल में 200-250 बेसिस पॉइंट का एबिडा पर टन पे काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसके चलते हुए हमें ये देखना है कि सेक्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ पे है, और गवर्नेंस जो हम बोलते हैं कि एक कंफर्ट है, तो वहाँ पे अल्ट्राटेक वुड बी आवर टॉप पिक। हमें लगता है कि यहाँ से भी अगर आप 1 से 2 साल का व्यू लेके चलें, तो आई थिंक अगर 1 साल का व्यू लेके चलें तो मुझे लगता है 15 से 20% स्टॉक पे डेफिनेटली मिल सकता है। थोड़ा ज़्यादा होराइजन होगा 2 साल का, तो हो सकता है वो 25 से 30% भी हो जाए। आई थिंक अंबुजा सीमेंट इज स्टिल लुकिंग लाइक एन इंटरेस्टिंग प्ले टू अस। अगर आप मिड कैप्स में आ जाए तो रैमको सीमेंट हमें ठीक ठाक लगता है आई थिंक उस स्पेस में, और अगर आप स्मॉल कैप्स में चले जाएं तो बिरला कॉर्प। आई थिंक अगर मैं मार्केट कैप को ब्रेक डाउन कर लूँ सीमेंट सेक्टर
सेक्टर में. तो आई थिंक दिस इज हाउ आई वुड प्ले इट, बट दिस वुड डेफिनेटली आई वुड एडवाइज आपके जो दर्शक हैं, दिस शुड बी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ओवरवेट सेक्टर्स इन योर पोर्टफोलियो फॉर द नेक्स्ट 1 year, बिकॉज टिपिकली इन अ प्री इलेक्शन ईयर डिमांड ग्रोथ अच्छी होती है, और इस बार तो हमने ज़्यादा प्राइस हाइक्स भी नहीं देखे. तो अगर कंपनी थोड़ा प्राइस हाइक्स कर दें तो वो एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज आपको वहाँ पे भी मिल जाता है. तो दीज आर सम नेम्स अक्रॉस मार्केट कैप्स इन द सीमेंट सेक्टर वेयर एट आवर ब्रोकिंग हाउस विल बी वेरी पॉजिटिव. ओके, एग्जैक्टली. आप देखिए, आपने राहुल जी की प्रेफर्ड लिस्ट देखी. आई मीन सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला कॉर्प और रैमको सीमेंट्स. नो डाउट जो कह रहे हैं कि आपको स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली इन सिंगल इंस्टेंस. राहुल, एक और चीज़ है, आप जब हम बजट स्पीच सुन रहे थे, कैपिटल गुड्स पे जो फोकस किया गया था, जो कैपेक्स की रकम थी उससे, और ये स्पेस चला भी, गजब चला. आई मीन एबीबी ने कल अपना ऑल टाइम हाई लगाया, सीमेंस ने अपना ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री देखी, एलएनटी ने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री देखी. बट अब इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, या फिर इस कैपेक्स की पूरी आई थिंक थीम को ज़्यादा बेटर है कि आप बैंकों के जरिए खेलें व्हेन एंटायर कैपिटल गुड स्पेस इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई? आपका व्यू क्या है? इट्स नॉट अ बैड आइडिया वीरू. आई थिंक बैंक से तो खेल ही सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि जो वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट की थी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रोड्स की तरफ थे. तो अगर आप जैसे आपने कुछ स्टॉक्स का जिक्र किया, वो बेसिकली लार्ज कैप्स हैं. तो अगर मैं मिड एंड स्मॉल कैप्स की बात करूं तो नेम्स लाइक पीएनसी इंफ्रा एंड केएनआर कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, जहां पे ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो आई थिंक 2.5 से 3 के बीच में है. साल का उनका ऑर्डर फ्लो आई थिंक केएनआर का 3,500-4 हज़ार रहता है, पीएनसी का आई थिंक 7-8 हज़ार करोड़ का रहता है. बैलेंस शीट बहुत कंफर्टेबल है, डेट लेवल्स मैनेजेबल हैं, एंड प्रमोटर लेवल पे भी कोई ज़्यादा कंसर्न्स है नहीं. वैल्यूएशंस आई थिंक फॉर द काइंड ऑफ रिटर्न रेशियोज दे हैव आर फेली इनएक्सपेंसिव. तो आई थिंक जो आपने पॉइंट बताया कि कुछ स्टॉक्स लार्ज कैप्स में हाई बना रहे हैं, आई थिंक अगर आप डाउन द मार्केट कैप जो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा लुक्रेटिव लगेंगे, आप वहाँ पे पैसा डाल सकते हैं. आई थिंक एक प्रॉक्सी जो डिफेंस पे हो सकता है, क्योंकि कोल इंडिया का भी ऑफटेक काफ़ी हद तक अच्छा हो रहा है, वो है सोलर इंडस्ट्रीज़. ये स्टॉक कंसिस्टेंटली हाई बनाता रहता है, लेकिन आई थिंक अगर आप उसके रिटर्न रेशियोज देखें, आई थिंक ऑलमोस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ 25% के ऊपर हैं, मार्जिन भी 20% के ऊपर हैं. तो इट इज़ गॉट अ काइंड ऑफ एन एफएमसीजी प्रोफाइल इफ यू लुक एट सोलर इंडस्ट्रीज. तो उसमें आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी मिल जाता है, कैपिटल गुड्स और एक्सप्लोजिव्स का, और डिफेंस का भी बिजनेस जो काफ़ी हद तक अभी ग्रो कर रहा है. आई थिंक 100-150 करोड़ के आसपास का उनका हो चुका है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स गोइंग फॉरवर्ड. हालांकि वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आप इस पर भी एक बहुत मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत है सोलर इंडस्ट्रीज में, पर इसमें भी आप करेक्शंस पे एंट्री कर सकते हैं. तो इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग हैज़ रन अवे एंड एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव. जैसे आई वाज मेकिंग द पॉइंट अ लिटिल अर्लियर ऑल्सो कि हर एक स्तर पे आपको वैल्यू ढूंढना पड़ेगा और अच्छी अच्छी कंपनियां आपको मिलेंगी. तो आई थिंक अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स की बात करें तो ये 3 नाम होंगे, पीएनसी, इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शंस और सोलर इंडस्ट्रीज, जहां पे हमारा थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहेगा. राहुल, पिछली बारी जब आपसे बात हो रही थी बजाज फाइनेंस को लेकर, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट थे. तब से लेकर अब तक बजाज फाइनेंस में और करेक्शन देखने को मिला है. क्या अब भी आप यहाँ पर पैसा एलोकेट कर रहे हैं? आपको याद होगा हर्षदा जी, मैं दो मार्केट के दिग्गज का नाम दे देता हूँ, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक हिंदुस्तान लीवर. दे वेंट थ्रू 10-year consolidations before they broke out. They had done very well and then they broke out and they became 10 baggers. बजाज फाइनेंस की तो बहुत ही ज़्यादा ड्रीम रन रही है. इट कुड बी अ प्रोसेस ऑफ अ लॉन्ग कंसोलिडेशन. यू नो, आई थिंक ऊपर में स्टॉक आई थिंक 7,500-8 हज़ार के आसपास भी गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो वहाँ से इफ आई लुक एट इट, आई थिंक राइट नाउ द स्टॉक मस्ट बी एट 5,500-6,000 उसके आसपास कुछ होगा. यू नो, इन द स्कीम ऑफ थिंग्स व्हेन द रन you've seen, कभी कभी क्या हो जाता है हर्षदा जी, वी सी इट फ्रॉम द टॉप, राइट. आप परसिस्टेंट का एग्जांपल ले लीजिए, 480 का 4800 हो गया था और वहाँ से स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है और हम बोल रहे हैं ओ माय गॉड IT इज करेक्टिंग, राइट. लेकिन वो 4800 की चीज़ अभी 4400 ही हुई है या जो भी है, गिव और टेक, राइट. तो वी हैव अ हैबिट ऑफ सीइंग इट फ्रॉम द टॉप. इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेंचाइज. आई वुड स्टिल, it may test you for time. Valuations of course बहुत excessive हो गए थे, there is no denying that. I have been a perennial bull on Hindustan Lever also, but I would not buy it at any price. But I think a consolidation phase है, this should be a stock that you hold. It's a blue chip name. I don't see any reason why it can't be added. अच्छा, क्योंकि आपने persistent mention किया, अब IT में जो Accenture के numbers आए हैं जहाँ पर उन्होंने कहा है FY23 में हम guidance थोड़ा कम कर रहे हैं, सिर्फ 1% टॉप बैंड पर उन्होंने कम किया है. दे ब्रॉट इट डाउन टू 8 to 10%. लेकिन जो कमेंट्री है कि
इनके जो बड़े सौदे स्पेशली स्ट्रैटेजी में आते थे, कंसल्टिंग में आते थे, वहां पर पेन है, वहां पर काफी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डील्स अभी भी हैं, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर हम 3 साल वैसे भी अच्छी तेजी देख चुके हैं। यहां से आगे कितना और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा भारतीय आईटी कंपनियों को मिलेगा? तो एक चीज़ हो सकती है हर्षदा जी कि वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो आई थिंक जब बाजार आज खुला था, आपने देखा था जो पहले के टॉप 5 गेनर्स थे वो चारों पांचों आईटी कंपनीज ही थे। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप देखिए ग्लोबली इस वक्त चैलेंज क्या है बैंक्स के लिए, डिपॉजिट ग्रोथ है एंड निम्स आर गोइंग टू बी अंडर प्रेशर इवन इन द यूएस, राइट। और हमारे सारे आईटी कंपनीज के आई थिंक 30 to 40% के रेवेन्यूज बीएफएसआई से आते हैं। तो एक तो यही है कि अगर यूरोप और यूएस स्लो डाउन / रिसेशन में चले गए तो वो तो इट इज़ गोना इम्पैक्ट स्पेंडिंग अक्रॉस द बोर्ड। उसमें अगर आपकी क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आ जाता है, तो दीज टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज दैट आर अलॉटेड टू कंपनीज दे विल नॉट बी टेकन बैक बट दे कुड ऑलवेज बी डिफर्ड, राइट। सो यू कैन ऑलवेज से दैट इन माय बजटिंग, ठीक है मैंने आपको 100 मिलियन या 500 मिलियन या $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेकिन इस साल नहीं करते, अगले साल कर लेते हैं, तो आप उसको फिर बुक नहीं कर पाएंगे, राइट। और अगर आप बुक नहीं कर पाएंगे और आपने गाइडेंस में ले लिया है, फिर देन प्रोग्रेसिवली यू विल हैव टू रिवाइज योर गाइडेंस लोअर। दूसरी चीज ये हो रही है कि एम्प्लॉय कॉस्ट आर राइजिंग, क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले मूनलाइटिंग की भी बात हो रही थी। तो आई थिंक वेज इन्फ्लेशन जो टिपिकली आईटी कंपनीज 6 से 8% देते थे, हो सकता है वो 8 से 10% हो जाए। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट कैसे चल रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक जैसे हमारे ब्रोकरेज हाउस में जो हमारे रिसर्च हेड है गिरीश, उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है FY24 में, अगर आप टॉप 5 कंपनीज को देख लें जो निफ्टी में है, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग इवन अ बॉटम लाइन ग्रोथ इन डबल डिजिट्स। टॉप लाइन तो सिंगल डिजिट्स में है ही, 3 से 5% का है, बॉटम लाइन 7 से 8% का है। अभी उस बेसिस पे अगर आप TCS को देखें जो अभी 24-25 टाइम पे हैं, इन्फोसिस 23-24 टाइम पे हैं, तो अगर एज अ सेल साइड एनालिस्ट इफ वी हैव टू गिव अ बाय, हर्षदा जी, हैव टू गिव यू अ 20% अपसाइड, राइट। तो वहां पे आई हैव टू स्टार्ट वैल्यूइंग दी स्टॉक्स एट 28 टाइम्स। डू आई हैव बेटर वैल्यू फॉर मनी इन ग्रोथ स्टॉक्स एट 28 टाइम्स? अभी मैंने सोलर इंडस्ट्रीज का जिक्र किया था। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉक्स यू नो at 28 times it will give you better return profiles than IT. तो हो सकता है कि they go through a period of some more consolidation. It's a fantastic sector, कमाल का सेक्टर है, डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छे हैं, कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, गवर्नेंस की तो मतलब दे आर AAA रेटेड। तो मैं कहूँगा कि राइड आउट थोड़ा खरीदने का मौका आपको बेटर मिलेगा। देयर इज नो डाउट इन माई माइंड दैट दिस सेक्टर इज गोइंग टू कंपाउंड in a very major way going forward, but we'll have to sit out the pain, क्योंकि अभी तक वो पेन आया नहीं है हर्षदा जी। क्योंकि मेरे को लगता है it will be very interesting to see अगर जो 15-20 दिन बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे हमें पहला हिंट मिलता है कि नहीं। पर मुझे लगता है कि जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे जुलाई में, आपको वहाँ पे यू नो पीपल विल बी एबल टू गिव यू अ वेरी गुड सेंस कि क्या हो रहा है बजटिंग के साथ। सो आई थिंक probably say a little underweight on the sector for right now. I'd say if अगर आप ये देखिए बैंकिंग और ये सबसे बड़े सेक्टर्स हैं, I'd say slightly underweight IT and more overweight banks would be my positioning. Okay, तो इस बीच मैं एक बार मार्केट का हाल स्क्रीन पर रख देती हूँ, क्योंकि डे लो को हम फिर से टेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। याद रहे कि हमने जो पिछला स्तर देखा था 16,966 के आसपास का था, और इस समय 16,952 तक का लो छूने के बाद इस समय मार्केट नीचे की तरफ ही खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपको याद होगा कि निफ्टी बैंक में एक वर्टिकल कट आया था, आज वैसी स्थिति नहीं है, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन ये प्रेशर माउंट होता दिखाई दे रहा है। तो इस घंटे जो दबाव के और अंश आपको दिखाई देंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, एनटीपीसी में, मारुति जैसे स्टॉक्स में हल्की हल्की मुनाफा वसूली की पोजीशंस और मैग्नीफाई होती हुई, और टीसीएस भी किसी भी समय दरअसल नेगेटिव जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। वीरू, क्लियरली मिड कैप्स की ज्यादा धुलाई हो रही है, 300 पॉइंट नीचे वो इंडेक्स। जी हाँ, मिड कैप की धुलाई काफ़ी हो रही है और एक रिलायंस काफ़ी बड़ा प्रेशर पॉइंट है इस वक्त फॉर द टाइम बिंग आपकी स्क्रीन पे। इस बीच अगर आप निफ्टी आईटी को देखें तो फाइनली इन रेड, और एक बार फिर से वाइल्ड लोअर शेडो, और इवन एक बहुत अच्छे दिन में भी आपने अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, इवन द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा राहुल, एक दो बात मैं पूछूं। अभी आप क्रूड का जिक्र कर रहे थे, हमने 140 भी देखा, बट एट 72 बाजार एशियन पेंट्स को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। मतलब कोई सीरियस अगर आप देखिए एक्यूमुलेशन इस स्टॉक में नहीं है। बट आपका खुद का व्यू क्या है, इस प्राइस पे लेना चाहिए या फिर आपको लगता है कि अभी बाजार इस थीम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, और विद 50% मार्केट शेयर अगर कोई स्टॉक नहीं चल रहा है तो उसकी वजह क्या है? व्हेन क्रूड इज एट 75, 73, 72। एक वक्त था जब हम पूछते थे एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, डीमार्ट गिरते ही नहीं,
और अब जब गिर रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि क्यों गिर रहे हैं। आई थिंक अच्छा है गिर रहे हैं, क्योंकि ये कभी नहीं गिरते थे और रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी मौका नहीं मिलता था कि ये कभी वैल्यूएशंस इनके रीसेट हों। ऐसा हो गया था वीरू जी कि ये जो 3 स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया, एक बजाज फाइनेंस पे भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दी स्टॉक्स वर प्राइस्ड टू परफेक्शन। और जब ऐसे स्टॉक्स होते हैं आपका मार्जिन फॉर एरर बहुत कम हो जाता है। सो हालांकि क्रूड इज गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी, लेकिन आई थिंक द काइंड ऑफ ग्रोथ रेट्स दैट दे हैव डिलीवर्ड, आई थिंक HDFC बैंक, वीरू बिकेम HDFC बैंक बिकॉज वो आपको कंसिस्टेंटली 20% का ग्रोथ दे रहा था। तो अगर आप किसी स्टॉक को वैल्यूएशन दे रहे हैं, चाहे आप प्राइस टू बुक पे 5, 6, 7 दे रहे हैं या किसी स्टॉक को PE को 50, 55, 60 दे रहे हैं, तो वो आप 20% ग्रोथ पे नहीं चल सकते। आपको काफ़ी यू विल हैव टू बी एट अ मच हायर लेवल। एंड आई थिंक ऑल दीज 3 स्टॉक्स आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट, जहाँ पे दे विल स्टिल बी एट अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रीमियम टू देयर सेक्टर, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द वैल्यूएशन स्लाइटली गेट रीसेट ऑन द वे डाउन। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या हो रहा था कि कुछ जैसे फंड्स में जहाँ जहाँ पैसा आ रहा था, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे विच वर मार्केट फेवरेट, जहाँ पे वो लिक्विडिटी वहीं पे चेस कर रही थी। तो इट वॉज बिकमिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, बिकॉज एज अ सेल साइड एनालिस्ट आप क्या कर सकते हैं, एक ही चीज़ आपके कंट्रोल में है, वो है अर्निंग्स पर शेयर। तो आप अर्निंग्स फोरकास्ट कर सकते हैं, चाहे वो 20% हो या 25% हो, लेकिन जो पी है जो वो हमारे हाथ में नहीं होता। क्योंकि आज की डेट में अगर एक फंड को समझो, जैसे हम जानते हैं कि 13,000 करोड़ के SIPs हो रहे हैं, समझो किसी एक फंड को 1000 करोड़ चला गया, उसने उस 1000 करोड़ में से 5 स्टॉक्स में 200 करोड़ निकाल दिए, तो वो स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा। तो देन वी हैव टू चेस द प्राइस एंड देन put the valuation. So I think in some of these stocks, like maybe an Asian Paints or a Bajaj Finance or a DMart, ये हो रहा था. It's good that they are going through this process of correction/consolidation. These are fantastic franchises to own. They would be in my portfolio at all points in times. अगर आपके पास है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं on the way down. But I would say that go through this process of adjustment. आपको मौका मिल रहा है। अगर आपको किसी ज़माने में लग रहा था कि मैं एशियन पेंट्स लूँ, तो आप अभी आके ख़रीद लीजिए, क्योंकि इसका आप लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देखेंगे। जैसे आपने कहा 50% से प्लस मार्केट शेयर है इस कंपनी का। ठीक है, कंपेटिटिव इंटेंसिटी आ रही है, अल्ट्राटेक हैज़ अनाउंस, जिंदाल्स हैव अनाउंस, तो उसका भी थोड़ा एक असर होता है व्हेन कंपटीशन कम्स इन। पर ये हमने मारुति के साथ भी देखा था जब होंडा, ह्यूंडई वगैरह स्मॉल कार्स में आए थे। मार्केट लीडर्स फाइंड अ वे टू मूव फॉरवर्ड। सो आई वुड से स्टे पॉजिटिव, एवरेज ऑन द वे डाउन, and this is once in a lifetime chance where these stocks are correcting. So instead of asking why they are correcting, let us celebrate that they are correcting. We can add them to our portfolios. चलिए, तो कई ऐसे बढ़िया स्टॉक्स में मौका इस समय मिल रहा है, और वीरू ऐसे ही हो जाएगा जब मार्केट घूम जाएगा, फिर लोग याद करेंगे ये दिन कि अच्छे प्राइस पर मिले और ले नहीं पाए। तो जैसे राहुल कह रहे हैं, टेस्ट करेगा मार्केट, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एज ऑलवेज, एंड हैव अ गुड वीकेंड। चलिए मार्केट पर लौटते हैं, और मार्केट ऑफ कोर्स आज पेशेंस टेस्ट करता हुआ मंदी की तरफ सौदे ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे जानकार जो बने हुए हैं, एक तो बैंकों में जो ट्रेड्स लिए गए थे, कुछ देर पहले हमने RBL का जिक्र किया। RBL आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर अब वो सेल साइड की पोजीशंस ऑफ कोर्स एकदम ठीक सटीक बैठती हुई। 135 का टारगेट गावा साहब का आ चुका है। अब 125 के टारगेट का इंतजार मानस ने जो दिया था उसका होगा। एक तो और ट्रेड्स फटाफट से इंडेक्स वाले में आपकी स्क्रीन पर रख देती हूँ, फिर नए ट्रेड्स जो इस घंटे लेने हैं उसकी बात करेंगे। जाते जाते रिलायंस पर एक बार एक व्यू दें प्लीज मानस। कंसिडरिंग 2200 के आसपास ये काफी समय बिता रहा है, आज का ये क्रैक क्या संकेत दे रहा है, और किस लेवल के ऊपर जब कंफर्टेबली लगातार ये क्लोज होगा तब आप कुछ खरीदारी करना चाहेंगे? देखिए, वो तो हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि 20 डे मूविंग एवरेज सबसे इम्पोर्टेंट है अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें। और रिलायंस ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो 2300 रुपए का था उसको ब्रीच किया है। तो अब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये 2300 रुपए है जो कि इसका 20 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ना निकले, तब तक आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि अभी भी अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म चार्ट देखें तो एक सपोर्ट बनता है, मेरे ख्याल से वो स्तर 2180 के आसपास है। जब वो लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2175 के स्टॉप लॉस जरूर रखें, लेकिन फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 2300 रुपए के ऊपर करेंगे। जी अच्छा, ये जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइएगा। ये क्लोज तो खराब है, इसमें कोई राय नहीं, इसमें क्लोज तो खराब है।
और हर्षदा अगर हम इसी लेवल पे क्लोज हो जाते हैं, देखिए मैं सिर्फ इसलिए डर रहा हूँ और मैं शॉर्ट अभी नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारे पास 16 मार्च और 20 मार्च की दो वाइल्ड लोअर शेडोज हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ और प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 16 मार्च और 20 मार्च की वो दो लोअर शेडोज इतनी वाइल्ड है कि इस रेंज में मैं ये कह नहीं पा रहा हूँ कि शॉर्ट करो और कैरी कर लो मंडे मॉर्निंग के लिए। और मैं अगर वीकली आधार पे देखूँ तो ये क्लोज अगर आएगा तो यस ऑन निफ्टी इट्स अ बैड क्लोज, और निफ्टी बैंक पे भी बैड क्लोज है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा वीक है वो हमने लास्ट वीक की शेडो में बिताया है, मतलब लास्ट वीक का जो क्लोज था और लो था उसमें बिताया। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक का। क्लोज खराब है, इसमें कोई राय नहीं, बट दिक्कत है यहाँ पर ये बोलने में कि शॉर्ट करो और कैरी करके ले जाओ मंडे मॉर्निंग के लिए। प्रकाश सर, आप क्या सहमत हैं मेरी बात से, या फिर आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं मंदी को यहाँ से और बड़ी और आप शॉर्ट कैरी करेंगे? एक्चुअली देखा जाए तो ऐसी जगह पर है तो वीक, लेकिन 16,800 चला जाएगा वहां पर सपोर्ट मिल जाए तो ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरली अब भी वीकनेस है। इनफैक्ट जब से 19,000 से हम देख रहे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं मिला कि जहां पर कह सकते हैं कि ये बॉटम हो, स्ट्रेंथ दिखी। अब तक तो कंफर्मेशन जो भी है वीकनेस का है। जब तक ये एब्सेंस ऑफ कंफर्मेशन अपमूव का मिलता है तब तक डाउन। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स आप देख ही चुके हैं। पिक करते हैं ट्रेड्स। प्रकाश सर, क्या पिक करेंगे आप? शॉर्ट बजाज फाइनेंस, यहाँ पर वीकनेस है और फ्रेश सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। यहाँ पर ट्रेड कर रहा है करीब 5,669 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये लगता है 5,600 की तरफ जा रहा है। स्टॉप होगा 5,706 बजाज फाइनेंस शॉर्ट। ऐसा बजाज फाइनेंस के बहुत चर्चे हैं, बहुत चर्चे। जिस इंसान को देखो वो बजाज फाइनेंस की बात कर रहा है। प्रकाश सर ने अगर आप देखें उसी की बात छेड़ दी। 2 दिन का पुल बैक था, 3 दिन का पुल बैक था, बट अ क्लासिकल 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल सीन इन बजाज फाइनेंस। वीकली आधार पे क्लोज काफ़ी खराब होगा। हालांकि ये इनडिसाइसिव वीक रहा, मतलब लोअर शेडो और हाई शेडो दोनों काफ़ी वाइड है, बट याद रखिएगा इसका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 5344 पे। खैर इस पर मैं बात करूंगा कुछ देर, पहले ट्रेड्स पिक कर लेता हूँ सारे के सारे। मानस, आप ट्रेड क्या पिक करेंगे, और मानस क्या आप शॉर्ट कैरी करेंगे निफ्टी की यहाँ से या फिर न्यूट्रल जाएंगे? बिल्कुल शॉर्ट कैरी करेंगे। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जो 17,000 वाला कॉल पुट ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करेंगे, तो वो बिल्कुल अभी भी कायम है। और मेरा समझना है कि शायद बहुत ही जल्दी, शायद मंडे या ट्यूसडे को ही हम 16,800 के आसपास के स्तर देख लेंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड कंटिन्यू करना चाहिए। एक ट्रेड अगर एसटीबीटी की तरह लेना होगा तो एम्फेसिस पे बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर एम्फेसिस के पैटर्न देखेंगे तो वहां पर कोई शक नहीं होना चाहिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। एम्फेसिस ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन 1760 के नीचे दिया है। करंट लेवल्स पे बिकवाली करेंगे एम्फेसिस में। स्टॉप लॉसेस 1766 के रहेंगे और टारगेट 1690 के रहेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स है, तो इन दोनों के लेवल्स के हिसाब से आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जी, ये एम्फेसिस पे एक शॉर्ट कॉल है, और मैं डेली पर देखूं तो खैर ये तो इस दौर का लोवेस्ट क्लोज है ही, बट आप एम्फेसिस खुद अगर आप ट्रेड करते हैं और चार्ट से वाकिफ़ हैं तो प्लीज़ जाके एम्फेसिस का चार्ट देखिएगा। बहुत ही ख़राब चार्ट। इवन वी आर विटनेसिंग, हम देख रहे हैं नेगेटिव क्रॉसओवर्स वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे 150 का नेगेटिव क्रॉसओवर, और ये आज क्लोज आ रहा है बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि जितनी भी आईटी कंपनियां जिनका रेवेन्यू का एक सब्सटेंशियल पार्ट बीएफएसआई से आता है, सोर्स्ड है, उनको बाजार ने इस हफ्ते बिल्कुल नहीं बख्शा। और इट विल बी आई थिंक 14 मई 2021 के बाद सबसे लोवेस्ट क्लोज। दिक्कत है, मिड कैप आईटी में दिक्कत है, काफ़ी शॉर्टिंग इन स्पेस में हुई है। समित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक लास्ट जो 2-3 महीनों से परफॉर्म कर रहा है, ऑरोबिंदो फार्मा, ये स्टॉक ने ये वीक पे भी क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया। मोर देन 4% के वीक ऑन वीक गेन्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और मल्टी मंथ हाइस पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये मूव और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम चार्ट काफी ज्यादा पॉजिटिवली पॉइज्ड है। तो यहाँ पे हम 525 तक के इसके टारगेट्स अभी एक्सटेंड करेंगे, और करंट लेवल पे अगर कोई बाय करता है तो इसमें 490 का इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए।
ओके आपका शॉर्ट ट्रेड नहीं लॉन्ग ट्रेड माफ कीजिएगा, हर तरह शॉर्ट दिखाई दे रहा है और अरविंदो फार्मा बाय ट्रेड है आपका। राजेश सतपुते जी आप क्या पिक करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी देखिए, मैं तो सेल साइड का एक ट्रेड लूंगा यहाँ पे। यूपीएल देखिए, इसका स्ट्रक्चर भी वही है, फ्लैग फॉर्मेशन, पेनेंट फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन विद राइज इन वॉल्यूम, गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिक्विडेशन रादर आप कह सकते हैं। तो हेवी शॉर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे सेल करे यूपीएल, स्टॉप लॉस होगा आपका 710 का, और जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 670 का। 670 तक की जगह दिखती है सेल यूपीएल। सेल है यूपीएल में। इस बीच नायका को लेके खबर आ रही है, प्लीज तो दिखाइएगा। आई थिंक यहाँ पे मास रेजिग्नेशन हुए हैं टॉप मैनेजमेंट में। नायका में 5 एग्जीक्यूटिव्स ने पद से इस्तीफा दिया है। सीसीओ और होलसेल कारोबार के सीईओ का भी इस्तीफा हुआ है और फैशन यूनिट के चीफ बिजनेस ऑफिसर का भी इस्तीफा हुआ है। नायका बीते 6 महीने इनके लिए बहुत, अगर आप देखें, बुरा फेज रहा। एक बार स्टॉक लेके आइएगा, इट्स 137.20 एंड आई थिंक पोस्ट लिस्टिंग ये अब एक सबसे वर्स्ट लेवल पे है। एक सेकंड मैं अपने चार्ट को डेली चार्ट्स पे कन्वर्ट कर लूँ। इस दौर का जो लो था वो याद रखिएगा 120 और 133। हर्षदा ये हो क्या रहा है? वीरू, ये न्यू एज कहाँ जा रहा है ये इनफैक्ट काफी सरप्राइजिंग है कंसीडरिंग, स्पेशली फैशन यूनिट हाल ही में बनी थी, नया ग्रोथ एरिया था वहां पर, और अगर उधर ही चीफ बिजनेस ऑफिसर रिजाइन करे और 5 एग्जीक्यूटिव्स का रिजाइन करना एक साथ किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, एसएमई कंपनी हो या फिर एक दिग्गज कंपनी हो, अच्छा नहीं है। इट डजंट रियली ऑगर वेल फॉर द कंपनी एट ऑल। यहाँ पर ऑब्वियसली ये दिखा रहा है कि जो करंट मैनेजमेंट है उसके कामकाज के तरीकों से जो सीनियर मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो बिल्कुल नाखुश हैं। नायका आपकी स्क्रीन पे डे लो की ट्रैजेक्टरी में 138 पे आके ट्रेड करता हुआ। चलिए इस खबर को भी एक बार फिर से आई थिंक बात करेंगे इन इश्यूज पे, लेकिन ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं पहले क्योंकि ट्रेड्स का वक्त है। प्रदीप आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, मैं बाय साइड का एक ट्रेड लेना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है AIA इंजीनियरिंग। स्टॉक इनफैक्ट वीकली बेसिस पे देखें तो इसका हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज होने जा रहा है, और इनफैक्ट आरली चार्ट्स पे देखें तो पिछले 10-12 सेशन में ये कंटिन्यूअसली 2830 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। इस रेजिस्टेंस को इसने कल काटा और आज ये गेन्स पे बिल्ड कर रहा है। तो करंट रेट जो 2843 है, इस पे इसको लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस 2765 का रहेगा और 2950 के इसमें टारगेट देखे जा सकते। तो AIA इंजीनियरिंग में एक मौका तेजी का दिख रहा है, 0.5% के आसपास के गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिले हैं। लेकिन ओवरऑल डीलिंग रूम में आज के सेल ऑफ के बीच किस तरह की बातचीत है, किस तरह के ट्रेड्स फोकस में आ रहे हैं, यतिन हमारे साथ है। अच्छा, बात करते करते 16,940 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। यतिन, किस बात पर चर्चा हो रही है आज? थोड़ा तो टफ है मार्केट, और देखिए जो STT को रिलेटेड चीज़ें भी हैं और जो बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से, क्लैरिफिकेशन तो अवेटेड है, बट हाँ ट्रेडर्स को लगता है अब ट्रेडिंग भी महंगी हो चली है। महंगाई मार्केट में नहीं थी लेकिन अब ट्रेडिंग भी महंगी हो चली है। इन्फ्लेशन वहाँ भी देखिए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 स्टॉक जो आज डीलर्स डिस्कस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। सबसे पहले अंबुजा सीमेंट स्टॉक ऐसे मार्केट में रेजिलियंट है, जो मार्केट प्राइस है वो मेंटेन्ड है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है यहाँ BTST की अगर आप चेष्टा कर सकें स्टॉप लॉसेस के साथ तो 380 से लेकर 385 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए अंबुजा सीमेंट पे उदाव लगा रहे हैं। HNIDS पे यहाँ खरीदारी दिख रही है। और एक स्टॉक जो बहुत वीक दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ दिख रही है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। NBFCs में काफ़ी वीक काउंटर 4% तक नीचे है। लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया, अब 4.5% की कमजोरी यहाँ। इनफैक्ट डीलर्स की आप माने तो 10 से 15 रुपये का फर्दर डाउन साइड उनको लगता है स्टॉक में होना चाहिए। शायद यहाँ STBT का भी ट्रेड या पोजिशनल शॉर्ट कॉल्स वो यहाँ लें, ऐसा वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जहाँ आपको काफ़ी लॉन्ग अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्लियरली भारीपन देखने को मिल रहा है मार्केट पर, और मार्केट इस समय ड्रैग होता हुआ। अच्छा, यूरोप के बाजारों में 1 से 1.5% तक का नुकसान आ गया है बाय द वे, और साथ ही साथ आपके लिए लेकर आते हैं अमेरिकी फ्यूचर्स का हाल भी एक बार लेकर आइएगा। जो ताज़ा अपडेट है अमेरिकी फ्यूचर्स की तरफ से, अमेरिका में भी थोड़ा सा डाउनटिक के साथ ही ट्रेड की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। इस समय प्री मार्केट में आप देखिएगा डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में 47 पॉइंट तक का नुकसान आ गया है,
और S&P भी 21 पॉइंट नीचे। तो ये डॉइचे बैंक की जो क्राइसिस है वो मैग्नीफाई होती हुई और पूरे ग्लोबल मार्केट को नीचे खींच रही। इसीलिए भारतीय बाजारों में भी आज के दिन फ्राइडे के सत्र में हमने देखा है जो पोजीशंस है वो मंदी की तरफ ही बैठ रही हैं 16,928 के लेवल्स पर। क्लियरली हर टिक के साथ हम नीचे और खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच ये हफ्ता था हमारे 3 जानकारों के बीच मुकाबले का हफ्ता। खिलाड़ी नंबर 1 में 3 जानकार ऐसे जो पिछले 3 हफ्तों के विजेता साबित हुए। तो रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं। 19% से ज्यादा की कमाई, लगभग आप 20% ये गिने। आशीष गोयल विजेता बने। 17% के रिटर्न समित चौहान के और पंकज रांदर ने 13.5% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। ये रहा है इस हफ्ते का ओवरऑल रिटर्न का हाल। कॉन्ग्रेचुलेशंस आशीष, आपके और इनफैक्ट समित की कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन आखिर में आपका वो नया ट्रेड ऑफ कोर्स आपके लिए एक विनिंग ट्रेड साबित हुआ। मुझे ये बताइए अब अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति रहेगी? कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लग रहा है अगले हफ्ते भी कैरी किया जा सकता है इस पोर्टफोलियो में से? पोर्टफोलियो की डिटेल्स भी हमारे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट वीक भी जीते थे और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लास्ट वीक भी हमने करीबन 22% के आसपास रिटर्न बनाए थे, वो भी बाय कॉल्स के साथ ही थे। और ये वीक भी बाय कॉल्स के साथ। आज सायंट ने कमाल कर दिया कि आज के गिरते हुए बाजार में भी सायंट करीबन 4% के रिटर्न देने में सक्षम रहा। तो ओवरऑल रुझान जो अभी आने वाले वीक में मेरे ख्याल से बाजार कमजोर हो सकता है, क्योंकि 17,000 हर्षदा जी ब्रेक किया है निफ्टी ने और काफी हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 17,000 पे हमने पुट साइड पे देखा था। तो वो कवरिंग शुरू होगी और हाल में कोई जो न्यूज का फ्लो है वो भी नेगेटिव है, तो गुंजाइश है मंडे या ट्यूसडे को वापस से प्रेशर बन सकता है। तो फिलहाल आने वाले वीक में मेरे ख्याल से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है यहाँ पर, जब तक निफ्टी 17,000 17,040 के ऊपर वापस जाकर बंद नहीं होता है। और ये जो स्टॉक्स हमने चुने थे उसमें से सायंट एक ऐसा स्टॉक है जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म भी अगर कोई रखना चाहे तो बहुत अच्छा बेहतरीन स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में दबाव अगर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो सायंट एक अच्छा है। सीएसबी बैंक अगर आप देखें उसमें भी अच्छा ट्रेंड और अच्छा रुझान है, तो ये डिप्स पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये कुछ ट्रेड्स आप कैरी कर सकते हैं, सीएसबी बैंक, सायंट जैसे ट्रेड्स अगले हफ्ते के लिए। ऑल द बेस्ट, बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए एंड शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर आशीष गोयल। एक अच्छा हफ्ता रहा है खिलाड़ी नंबर 1 में, बहुत ही शानदार ट्रेड्स। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट से कुछ खास क्यों नहीं है, 3 जानकार साथ में मिलकर बैठते हैं 11 बजे हर रोज सीएनबीसी आवाज पर और अस्टाउंडिंग रिटर्न्स कमाने की गारंटी हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप तीनों के मिलाकर देखें बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। चलिए मार्केट पर लौटते हैं। इस बीच 16,920 ये 16,900 के आसपास के क्लोज के क्या मायने रहेंगे राजेश सातपुते? हर्षदा जी देखिए, अगर आप चार्ट देखें तो 16,900 एक इम्पोर्टेंट लेवल है कि जो आप कह सकते कि पिछले 4 दिन पहले जो डिप आया था वो हैमर बना था। आप कह सकते कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्तर होगा, क्योंकि ये लेवल अगर टूटता है जो करीबन अगर आप देखें तो 16,800 के आसपास बैठता है, तो ये तो बहुत क्लीन व्यू है कि 16,800 को एक बार के लिए निफ्टी हिट करेगा। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, लेकिन चार्टिकली लगता है कि ये थोड़ा और डिपन हो सकता है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखें तो 16,750 16,780 के ट्रेजेक्टरी में सपोर्ट बैठता है, जो कि इसका 100 वीक्स मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे ट्रेंड तो डेफिनेटली वीक है। हम लोग जो प्ले करते हैं बीच बीच में वो रिलीफ रैलीज होती है, ब्रेकआउट्स प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये निफ्टी में जो प्रेशर है वो माउंट है और उसमें अगले हफ्ते एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी विल बी वेरी हाई एंड निफ्टी का जो करेक्शन है उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा या ट्रेजेक्टरी होगी 16,800 से लेकर 16,750। मुझे लगता है इस लेवल के दौरान कहीं ना कहीं ये जो एक्सपायरी है एक बार के लिए टेस्ट करके फिर मुझे लगता है ये कूल ऑफ होगा। ये ऐसा हर महीने होता दिखाई दे रहा है, जितने हम लो लेवल से दूर भागते हैं उतना ही ग्रेविटी हमें उन लो लेवल्स के करीब खींच लेती है ना वीरू? ये तो मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ पर मंदी करके लोगों का ज्यादा पैसा बन रहा है। नहीं बन तो रहा है हर्षदा, लेकिन ये क्लोज बहुत खराब है हर्षदा। आपको मालूम है ये क्लोज जो होगा निफ्टी पर मैं शॉर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, बट बिलो 961 याद रखिएगा 961 क्या था जो मैंने अपनी मॉर्निंग की कॉल में मेंशन किया था। 961 हमारे इस दौर की जितनी भी कैंडल्स थी उनकी बॉडीज का लो था, वो टूट गया और उसके टूटने के बाद बहुत स्टॉप लॉसेस गए भी होंगे।
टेक्निकली इट्स अ सेल। अगर आपके पास आई थिंक हिम्मत है तो आप कैरी कर सकते हैं, जैसे कि मानस ने कहा। मैं आई थिंक थोड़ा सा कैरी करने में हिचक रहा हूँ कि एग्जैक्टली वॉल स्ट्रीट पे क्या हुआ है। अदरवाइज इन आइसोलेशन इफ़ यू वॉच निफ्टी कैंडल्स ना, ये बहुत ही ख़राब क्लोज है। और हर्षदा ये इस दौर का सबसे लोवेस्ट क्लोज होगा। मतलब आप इंट्राडे बेसिस पर आप गए हैं करीब करीब 16, एक सेकेंड बता रहा हूँ मैं आपको, आप इंट्राडे बेसिस पे गए हैं 16,866 तक ऑन 20th of March। बट क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत ही ख़राब क्लोज है। और अगर मैं सिर्फ 9 मार्च से लेके अब तक के प्राइस को देखूं, डायरेक्टर साहब प्लीज चार्ट रखेंगे एक बार स्क्रीन पे, तो इट्स अ टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग। तो क्लोज हर्षदा बहुत ख़राब है। बस ये है कि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, अदरवाइज मैं शॉर्ट कैरी करता, बट मैं वीकेंड रिस्क लेना चाहता। बट क्लोज वीकली एज वेल एज डेली हर्षदा बहुत ख़राब है। और इस बात को मद्देनज़र कि निफ्टी आईटी फिर कोलैप्स हो गया, रिलायंस ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, इस बात के मद्देनज़र हर्षदा। इनफैक्ट वीरू, आखिरी 3 मिनटों में लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस क्या बन रही है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अगला हफ्ता क्रूशल हफ्ता है, एक्सपायरी वाला हफ्ता, मार्च सीरीज की एक्सपायरी। और जैसे बात राजेश सातपुते भी कर रहे थे, अच्छा लग नहीं रहा है कि ये थोड़े पॉजिटिव नोट या 17,000 के ऊपर की एक्सपायरी के आसार बनते दिखाई देंगे। लेकर आइएगा जहां पर आज मंदी के सौदे नए जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं और जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा इस समय जब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले मंदी वाला ट्रेड दिखाइएगा। क्लियरली 16,927 के आसपास निफ्टी टिकता हुआ, 148 अंकों की गिरावट यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स कार्यक्रम की शुरुआत में 150 से 200 पॉइंट के नुकसान पर आ रहा था, लेकिन अब 400 पॉइंट गवा चुका है और निफ्टी बैंक भी 250 पॉइंट से ज़्यादा के नुकसान पर है। तो वो डेटा पॉइंट्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हुई है, तो आदित्य बिरला कैपिटल, बंधन बैंक, बायोकॉन, एलआईसी हाउसिंग का जिक्र यतिन कर रहे थे, आरबीएल बैंक जिसमें शॉर्ट कॉल्स दिए गए हैं। लेकिन शॉर्ट बिल्डअप आरती इंडस्ट्रीज, जेएसपीएल, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व और टाटा पावर। इनफैक्ट बजाज फिनसर्व पर तो सुबह भी मंदी के ही कॉल्स आए थे। बजाज फिनसर्व पर आशीष बहेती से बात की थी तो उन्होंने कहा था 1240 का टारगेट हिट की मोहर लगा दीजिएगा प्लीज। सुबह में कॉल दिया था, वो अचीव हो गया। बजाज फाइनेंस पर एक शॉर्टकट ट्रेड लिया था हमने, 5675 का टारगेट दिया था आपको, 5635 पर क्लोज है, पूरे 200 रुपए की गिरावट। तो यहाँ पर भी टारगेट्स हिट हुए हैं। 5800 का हो सके तो जाते जाते पुट भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छे खासे पैसे बने हैं। आज मंदी का साथ देकर लोगों ने आज अच्छी खासी कमाई की है। लेकर आएंगे अब आपके लिए क्लोजिंग का पूरा हाल वॉल पर, जहाँ पर आज हमने देखा एक बेहद कमजोर सत्र और बेहद कमजोर क्लोज मार्केट का देखने को मिल रहा है। 16,930 के नीचे 16,920 के आसपास पूरे 145 पॉइंट गवाकर इंडेक्स जाकर टिक रहा है। निफ्टी आईटी जो तेजी में था 300 पॉइंट तक का इजाफा बनता दिखाई दिया था, आज इंट्राडे में 100 पॉइंट नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा है क्लियर कट स्लाइड। निफ्टी बैंक में कमजोरी ज्यादा, 250 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला है। यही नहीं, आप गौर करिएगा तो रियल एस्टेट इंडेक्स नेगेटिव में, मेटल इंडेक्स नेगेटिव में, आईटी निफ्टी बैंक नेगेटिव में। मुझे नहीं लगता ऑटो में भी ज्यादा कुछ खरीदारी देखने को मिली, क्योंकि वहां पर भी शॉर्ट की पोजीशंस कई सारे स्टॉक्स में आती दिखाई दे रही थी। तो अक्रॉस द बोर्ड लगभग ज्यादातर सेक्टर्स में हमने देखा है मंदी का ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, जहां पर साफ हो जाएगा कहां पर तेजी और कहां पर कितनी मंदी बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये देखिए, सुबह में जब हम खुले थे तो इतनी मंदी का दबाव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा है बिकवाली बढ़ती हुई। तो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व B2 ट्विंस सबसे ज्यादा कमजोर आज के ट्रेड में, सबसे ज्यादा ड्रैग इन्होंने ही किया है। हिंडाल्को फिर यहाँ पर कमजोर पड़ता हुआ, 387 के आसपास का क्लोज, 3% का नुकसान। टाटा स्टील में जाते जाते 2 से 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। JSW स्टील में भी वीकनेस अच्छी खासी, 1.5% की गिरावट यहाँ पर बनती दिखाई दी है। अदानी पोर्ट में कमजोरी। बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, SBI 1.5% नीचे, एक्सिस 1% नीचे, आपका HDFC भी कमजोर, ICICI बैंक में भी आधे % तक का दबाव देखने को मिला। कोटक रहा है जहां पर तेजी का ट्रेड कुछ बैठता हुआ, 0.5% ऊपर। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, कुछ डिफेंसिव काउंटर्स डीवीज में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन IT जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, बाजार बंद होते होते वहां से भी हवा निकली। इन्फोसिस एकदम शांत 1379 पर, टेक महिंद्रा 1100 पर टिकता हुआ, TCS नेगेटिव टेरिटरी में,
आपका विप्रो नेगेटिव टेरिटरी में। ये कुछ काउंटर्स रहे हैं जहां पर हमने देखा है दबाव देखने को मिला है। तो जैसे वीरू कह रहे थे, ये क्लोज अच्छा बिल्कुल नहीं है। 16,934 पर जाकर गाड़ी टिकी है, दबाव देखने को मिला है और इनफैक्ट सेकंड हाफ में हमने देखा ये दबाव जो है वो मैग्नीफाई होता हुआ। ध्यान रहे ये ग्लोबल तस्वीर दरअसल जर्मनी के मार्केट से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और जब हम बाजार बंद कर रहे हैं जर्मनी का बाजार 280 अंक गवा चुका है, वहाँ पर ट्रेड अभी बाकी है। तो ये इनफैक्ट आगे और दबाव डाल सकता है अमेरिकी फ्यूचर्स पर और अमेरिका पर, और अमेरिकी फ्यूचर्स इस समय 237 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करते हुए। तो वीरू तैयार रहिएगा, सोमवार को जब हम लौट कर आएंगे ये डॉइचे बैंक को लेकर कुछ और नेगेटिव्स आ सकते हैं या फिर इनको संभालने की अपडेट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और आप देखिए हर्षद निफ्टी आईटी को 5 कंसेक्यूटिव वीक्स सेल ऑफ और ये इंडेक्स 31,437 से आज 27,888, सबसे बड़ा डैमेज इस पूरा आई थिंक बैंकिंग टसल का पड़ा है इस इंडेक्स पे। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर मंडे मॉर्निंग, और दर्द को भुलाइए और अपने वीकेंड को बेहद शानदार बनाइए, इन चीज़ों से दूर। अच्छा रहे आपका वीकेंड। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मंडे मॉर्निंग आपके साथ फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में हर्षदा, मेरी, नीरज जी की। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।